हेलो एंड वेलकम बैक एस्पिरेंट्स। पुण्य सिविल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कल आरपीएससी के द्वारा आरएस 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और कुल 607 पदों पर जो वो वैकेंसी आई है। ठीक है, तो ये वैकेंसी अभी तो देखने में थोड़ी कम लग रही है, बट जो है संभावना है कि आने वाले समय में वैकेंसी पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे 2024 के अंदर भी जो पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें भी प्री का जो इतना समय दिया गया है, मतलब बहुत कम बार, जैसे 21 और 23 में आरपीएससी के द्वारा कम टाइम दिया गया था, लेकिन 24 के अंदर भी आरपीएससी ने लगभग 5 महीने प्री में दिए थे और इस बार भी जो लगभग 5 महीने प्री में दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो प्री और मेंस के बीच का जो गैप है, मतलब प्री का जो टाइम दिया गया है, इसका मतलब ये है कि आर एस 2024 वालों को इनको ज्वाइनिंग मिलने के बाद में आरपीएससी को वापस से हो सकता है कि रिवाइज नोटिफिकेशन जारी करना पड़े कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, क्योंकि आर एस 23 और 24 की वैकेंसी में बहुत सारा ओवरलैपिंग है। बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका 23 में भी सिलेक्शन हो गया है, 24 में भी सिलेक्शन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो ज्वाइन नहीं करें। ठीक है, ऑलरेडी अगर यदि किसी बेटर पोस्ट पर 2023 में सेलेक्टेड हैं और ज्वाइन, मतलब उसमें आप अपॉइंटमेंट मिल चुकी है, तो चॉइस में क्यों ज्वाइन करेंगे। अगर यदि चॉइस में बेटर आपको सर्विस मिली है तो ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज वो 23 वाली वैकेंसी में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके जो भी 2024 का रिजल्ट आया है, ठीक है, तो उसमें कुछ पदों पर क्या हो सकती है, आपके वापस से वैकेंसी रह सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो अभी 607 पदों पर आपके नोटिफिकेशन आया है, ये बढ़ करके इसमें संख्या 800 प्लस होने की संभावना है। ठीक है, अब जो है वो अपनी जो डेट कहते हैं वो क्या है, 29 नवंबर है। तो 29 नवंबर का मतलब ये है कि अपने को आर एस प्री 29 नवंबर को होगा। तो आज है आपके 27 मई, 27 मई से 29 नवंबर, तो लगभग लगभग कंप्लीटली आपके 6 महीने का समय आपको दिया गया है। 6 महीने का समय मोर देन सफिशिएंट है आर एस प्री के लिए, इवन कह सकते हैं कि मतलब सफिशिएंट से भी ज़्यादा है। ठीक, ऐसी स्थिति में आपको शुरुआत के कुछ समय जो है वो मेंस के लिए जो है वो डेडिकेट करने चाहिए, और उसके बाद में जो बाकी समय बचता है वो आपको क्या कर सकते हो, वापस से 2 1 महीने 2.5 महीने प्रीलिम्स के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर यदि आपने इससे पहले भी आरएस के एग्जाम्स दिए हैं, या फिर कह सकते हैं थोड़ा बहुत फाउंडेशन भी तैयार है, तो ये सबसे गोल्डन समय है अपने को मेंस की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने का, आंसर राइटिंग स्किल सीखने का, क्योंकि इस बार आंसर राइटिंग के बिना बहुत ही मुश्किल है आपके आरएस का एग्जाम क्लियर करना। ठीक है, तो अपना अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि भाई ओलिम का जो अपने डेली टारगेट बेसिस चल रहा है प्रोग्राम। कल हमने सारे के सारे संवैधानिक निकाय देख लिए थे, केंद्र के भी और राज्य के भी। ठीक है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फिर आरपीएससी, सेंट्रल वित्त आयोग, फिर आपके राज्य का वित्त आयोग हो गया। ठीक है, उसके बाद में कैग हो गया और आपके अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। ये क्या थे, अपने सारे के सारे संवैधानिक निकाय थे, क्योंकि इनका उल्लेख संविधान में किया गया है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या गैर संवैधानिक निकाय होते हैं, वो भी दो टाइप के होते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एक तो हो गया स्टेचूटरी, वैधानिक निकाय या सांविधिक निकाय। ठीक है, और सेकंड हो गया नॉन स्टेचूटरी, गैर सांविधिक। इसके तहत अपना केवल एक ही आयोग सिलेबस में है, और वो है आपका कौन सा, नीति आयोग। जो नीति आयोग है वो ही केवल आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टेचूटरी है। ठीक है, बाकी सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बट स्टेचूटरी आपके कमीशन हैं। उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, एक तो आपके ह्यूमन राइट कमीशन आता है, ठीक है, सेंटर का, स्टेट का। फिर आपके सूचना एक इलेक्शन कमीशन आता है। फिर आपके सीवीसी आता है। फिर आपके लोकपाल और लोकायुक्त आता है। ठीक है, उसके बाद में आपके वुमेन कमीशन आता है। फिर आपके चाइल्ड डेवलपमेंट कमीशन है, बाल विकास आयोग हो गया। फिर आपके रेवेन्यू बोर्ड हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बट स्टेचूटरी, मतलब गैर संवैधानिक बट सांविधिक निकाय है। इनका क्या मतलब होता है कि इनकी स्थापना जो भारत की या तो संसद के द्वारा, ठीक है, या फिर किसी राज्य की विधानसभा के द्वारा अधिनियम पारित करके की गई है, तो उसको क्या कहते हैं, अपने स्टेचूटरी या फिर आपके सांविधिक निकाय। और जो आपके नीति आयोग है वो तो ना तो किसी भारत के संविधान में नीति आयोग का उल्लेख किया हुआ है,
न ही भारत की संसद के द्वारा जो वो ये इसका गठन के लिए कोई अधिनियम पारित किया गया है। नीति आयोग की स्थापना एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर प्रशासनिक आदेश के माध्यम से की गई थी। इसकी जगह इससे पहले प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग, उसको भंग करके 2015 में 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। तो इसमें हम जो हिरार्की रहती है, ऐसा नहीं है कि भाई हम पहले केंद्र के पढ़ेंगे फिर राज्य के पढ़ेंगे। तो सेंट्रल स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ेंगे, तो उसके साथ साथ में राज्य का ह्यूमन राइट कमीशन भी देख लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। स्थापना कैसे, जैसे मैंने बताया, ये कैसा निकाय है, आपके वैधानिक यानी कि स्टेचुटरी आपके निकाय है, आपके वैधानिक यानी स्टेचुटरी निकाय है। 1993 के अंदर इसका क्या किया गया, स्थापना या फिर स्टेब्लिशमेंट किया गया। कब स्टेब्लिश हुआ ये, 1993 में। कौन से एक्ट के तहत इसको स्टेब्लिश किया गया था, पहले था आपके मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, उसके बाद में इसमें 2006 में क्या किया गया, अमेंडमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 एंड देन अमेंडेड इन 2006। कंपोजिशन क्या है, एक तो इसका चेयरमैन होगा, अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होंगे, 4 क्या रहेंगे, पदेन सदस्य यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स क्या रहेंगे, एक चेयरमैन, 4 मेंबर्स एंड 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो है वो इसके अंदर रहेंगे। पदेन सदस्य क्या होते हैं, कुछ सदस्य क्या होंगे, जो भी व्यक्ति किसी और पद पर रहता है, मतलब उसका प्रमुख पद या मेन पद तो कुछ और है, मतलब मेन पोस्ट तो उसकी कुछ और है, लेकिन उसको बाय डिफॉल्ट उसको किसी और सदस्य क्या किसी और पद के लिए भी उसको योग्य मान लिया जाता है। जैसे हमने क्या देखा था कि जो उपराष्ट्रपति है वो क्या रहेगा, राज्यसभा का पदेन सभापति रहेगा, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा, इंडिया की राज्यसभा है, उसका क्या रहता है, आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहता है। इसका मतलब रियल पद तो क्या उपराष्ट्रपति का है, लेकिन जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाता है, राज्यसभा का आपके चेयरमैन भी बन जाता है। क्वालिफिकेशन क्या, अध्यक्ष क्या, भारत के मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, शुड बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वही बन सकता है जो भारत का क्या रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स क्योंकि कितने, 4 तो आपके और फुल टाइम मेंबर्स हैं और 4 क्या रहते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं। तो हर एक के लिए क्या अलग अलग आपके इसमें क्वालिफिकेशन है। एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश होना चाहिए, मतलब 1 मेंबर शुड बी रिटायर्ड और सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 1 मेंबर शुड बी हाई कोर्ट्स का, मतलब हाई कोर्ट का सेवारत या आपके सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का तो जज और आपके हाई कोर्ट का क्या रहे, चीफ जस्टिस। 1 मेंबर शुड बी रिटायर्ड और सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। 2 सदस्य मानवाधिकारों के ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव वाले होने चाहिए। 2 मेंबर शुड बी पर्सन विद द नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब ह्यूमन राइट्स के बारे में, मानवाधिकार के बारे में लंबे समय से कह सकते हैं कि नॉलेज वाला या उससे संबंधित कोई कार्य करता है, वो क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है। अब कौन कौन इसके पदेन या एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो रहेगा, आपके माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन है, वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर रहता है। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, मतलब अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट का आयोग का कमीशन का अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब आपके कमीशन का अध्यक्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग, मतलब नेशनल कमीशन ऑन वुमेन है, उसका अध्यक्ष भी क्या रहेगा, इसका आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर रहता है। मतलब वो बाई डिफॉल्ट कहते हैं या फिर रियली में तो किसी और आयोग के अध्यक्ष हैं, लेकिन पदेन के रूप में, एक्स ऑफिशियो के रूप में क्या रहेंगे, ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य। ठीक है, तो 4 मेंबर्स कौन कौन से हो गए, एक तो आपके सुप्रीम कोर्ट का सर्विंग या रिटायर्ड जज, फिर किसी भी हाई कोर्ट का सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस। इसके अलावा 2 आपके ह्यूमन राइट कमीशन या फिर ह्यूमन राइट मैटर्स के ज्ञाता क्या, दो विशेषज्ञ एक्सपर्ट है, वो जो आपके मेंबर रहते हैं। फिर इसके 4 एक्स ऑफिशियो कौन कौन से, एक तो माइनॉरिटी कमीशन, एक एससी कमीशन, एक एसटी कमीशन और एक वुमेन कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाते हैं, किसके, आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। ठीक है, नियुक्ति कैसे की जाएगी, एक 6 सदस्य सब चयन समिति की सिफारिश के द्वारा राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। एक 6 मेंबर कमेटी होती है, 6 मेंबर कमेटी होती है, वो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देती है, उसके बाद में जो है इनकी नियुक्ति होती है। वो 6 मेंबर्स कौन कौन रहेंगे, उसका हेड कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर, और मेंबर्स कौन कौन रहते हैं, लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, कौन कौन रहेंगे, हेड तो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, इसके अलावा 5 और मेंबर्स रहते हैं। कौन कौन, लोकसभा स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन आपके लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा एंड यूनियन होम मिनिस्टर क्या रहेंगे इसके मेंबर। कितने मेंबर्स रहते हैं, 5। एक तो दोनों सदन के लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर आपके होम मिनिस्टर, उसके बाद में लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन क्या रहेंगे इसके आपके कमेटी के मेंबर रहेंगे। ये कमेटी रिकमेंडेशन देती है किसको, राष्ट्रपति को, उसके आधार पर जो आपके नियुक्त है। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति क्या रहेगी, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद में रहेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहेगा, वो सीजेआई के परामर्श के बाद में रहेगा। ठीक है, मतलब कि जो आपके इसका ह्यूमन राइट कमीशन का आयुक्त का जो चेयरमैन तो वही होता है जो आपके रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, लेकिन अगर यदि कोई सिटिंग जज है
ठीक है, इसमें मेंबर्स में देखा था एक व्यक्ति क्या रहेगा, रिटायर्ड या सिटिंग मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर रिटायर्ड और सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट। तो अगर यदि उनको नियुक्त किया जाएगा तो आपको किससे परामर्श करनी पड़ेगी, सलाह मशुरा करनी पड़ेगी, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उससे उनसे सलाह मशुरा करनी पड़ेगी। टेन्योर कितना रहेगा, 5 वर्ष की अवधि या 70 साल की आयु। मतलब कि हमने सुप्रीम कोर्ट में क्या देखा था, 65 की ईयर्स की एज तक या सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति क्या रह सकता है, जज रह सकता है। तो सीधी सी बात है, उसके रिटायरमेंट के बाद ह्यूमन राइट कमीशन में आएगा, तो या तो 6 साल का टेन्योर पूरा हो जाए या 70 साल की आयु तक क्या रह सकते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में रह सकते हैं। सरकार के द्वारा वेतन शर्तें तय की जाती, पद से हटाया। पद से कैसे कैसे हटाया जा सकता है, घोषित दिवालिया हो जाए, मतलब एडजेंट इंसॉल्वेंट हो जाए, पद के अलावा वेतन मतलब कोई और सैलरी ले, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो जाएंगे। फिर कदाचार हो गया, न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दोषी पाया जाता है तो भी नहीं हो सकता। और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए, मतलब बाद में किसने कहा, कोर्ट ने इसको बताया है कि ये बात आप क्या करो, इस ग्राउंड पे भी इनको रिमूव किया जा सकता है। टोटल कितने ग्राउंड्स हो गए, 6 ग्राउंड्स। कितने ग्राउंड्स हैं, 6। कौन कौन से, ठीक है, एडजस्ट इंसॉल्वेंट हो गया, एंगेज इन अदर पेड एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, अनफिट ड्यू फॉर इन्फॉर्मिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड हो गया, प्रूव्ड मिस बिहेवियर ऑफ इनकेपेसिटी हो गया, कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड फॉर एनी इम्प्रिजनमेंट हो गया, एंड अनसाउंड माइंड और द डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट हो गया। तो क्या रहेगा, ये इसमें हो जाएगा। प्रोसेस क्या रहेगा, यूपीएससी के समान। ठीक है, हमने इससे पहले मैंने आपको पहली लास्ट क्लास में बताया था कि जितने भी अपने बॉडीज है उनमें जितने भी लोगों को हटाने का प्रोसेस है वो 2 ही तरह के प्रोसेस है, या तो क्या, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के समान, या फिर आपके यूपीएससी के समान। सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने के समान किस किस की प्रोसेस थी, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एक कैग की। ठीक है, यूपीएससी के सदस्यों को जैसे हटाया जा सकता है, कैसे हटाएगा भाई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच की जाती है और उसके बाद में राष्ट्रपति को अपनी रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई इसको हटाना या फिर नहीं हटाना है। अगर यदि रिकमेंडेशन जो भी रहेगी उसको राष्ट्रपति को मानना क्या है, मैंडेटरी यानी कि बाध्य है। राष्ट्रपति उस रिकमेंडेशन को मानने के लिए क्या है, आपके बाध्य रहेगा। ठीक है, ठीक वैसे ही क्या किया जा सकता है, आपके ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्यों को या देश को पद से हटाया जा सकता है। काम क्या करेंगे, तो ये काम वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, या तो क्या फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, लेकिन अपने को नॉलेज होनी चाहिए। ह्यूमन राइट कमीशन का काम क्या रहेगा कि भारत के अंदर कहीं पे भी किसी भी के द्वारा ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं हो। सामान्यतः ह्यूमन राइट का वायलेशन करेगा कौन, ह्यूमन राइट का वायलेशन वही किया जाता है जिसके पास अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी किसके पास रहेगी, या तो अपने आर्म्ड फोर्सेस के पास है, जैसे मिलिट्री हो गया, या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हो गया, जैसे सीआरपीएफ, सीएपीएफ पुलिस, आपके बीएसएफ वगैरह, या फिर स्टेट में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाएगा। सामान्यतः अधिकारी वगैरह सिविल डिपार्टमेंट कहते हैं, उनके द्वारा ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं किया जाता। तो ये सारे के सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहते हैं, या फिर ह्यूमन राइट के मुद्दे कहाँ उठते हैं, जहाँ पर या तो जेलों में रहेंगे, ठीक है, या फिर जहाँ पर आपके मार्शल लॉ लगा हुआ है, या फिर जहाँ पर हैवीली जो है मिलिट्री या फिर पैरामिलिट्री जो डिप्लॉय किया गया है, वहाँ ऐसी जगहों पर ह्यूमन राइट के क्या रहते हैं, मुद्दे अक्सर हावी रहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या काम करेंगे, मानवाधिकारों के उल्लंघन या उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही की जांच करना, चाहे वो स्वप्रेरणा से हो या फिर याचिका से। मतलब कि ये ह्यूमन राइट कमीशन क्या करेगा, जहां पर भी ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन की बात आएगी तो अपनी इच्छा से भी उस मुद्दे की जांच कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति अपनी याचिका यानी पिटीशन दायर करके भी उसकी जांच कर सकते हैं। टू इंक्वायर इनटू एनी वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और नेग्लिजेंस इन द प्रिवेंशन एदर सो मोटो और बाय द पेटिशन। न्यायालय में लंबित मानवाधिकार की कार्रवाई में हस्तक्षेप करना। अगर यदि कोर्ट के अंदर भी कोई आपके ह्यूमन राइट से संबंधित मामला लंबित है, मतलब पेंडिंग है, तो भी उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर करके अपने पास में ले सकते हैं। जेलों और बंदी गृहों का दौरा करना, मानवाधिकार रक्षा के लिए निर्मित संवैधानिक और विधिक उपबंधों की समीक्षा करना। ठीक है, to intervene in any proceeding involving in the allegation of violation of human rights before courts, to visit jail and determine, to review and recommend the constitutional and legal safeguards for the protection of the human rights। मतलब उनको रिव्यू करना, जितने भी नॉर्म्स बनने हैं कि क्या वर्तमान समय के अनुसार जो भी नियम कानून अधिनियम वगैरह बने हैं वो सही है कि नहीं है, उसमें उसमें कुछ अमेंडमेंट करना, सुधार करना है, तो उससे संबंधित ये सलाह भी देते हैं। मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अध्ययन करना और उनके कार्यान्वयन की सिफारिश करना, कि दूसरे देशों में ह्यूमन राइट से संबंधित किस किस तरह के प्रावधान है उनको स्टडी करना और उनको भारत में लागू करने के लिए क्या दे सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं। मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, उसे बढ़ावा देना, लोगों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना और मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना। बहुत सारे एनजीओ होते हैं जो क्या करते हैं, ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सबको प्रमोट करना है। इसके अलावा क्या है कि जो भी जनता के बीच में भी हम देखते हैं कि बेसिकली उनको पता नहीं होता कि ये उनका अधिकार है कि नहीं, मानवाधिकार है कि नहीं, जो काम कर रहे हैं उनके अंदर उसका मानवाधिकारों का हनन हो रहा है कि नहीं, तो पब्लिक के अंदर भी जनरल अवेयरनेस की क्या रहती है, कमी रहती है। तो स्टडी international treaties on human rights and recommend their implementation, to undertake and promote research on the field of human rights, to spread human rights literacy among people and to encourage the NGOs working in the field of human rights। ठीक है, अब पावर्स यानी शक्तियों की बात करें, ये अपनी प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं, स्वयं विनियमित कर सकते हैं। इट कैन रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर,
ठीक है, इनके पास में सिविल न्यायालय की सारी शक्तियां होती है। इट हैज़ ऑल पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट। ठीक है, इसकी कार्रवाई न्यायिक प्रकृति की होती है। इट्स प्रोसीडिंग हैज़ अ जुडिशियल कैरेक्टर, मतलब न्यायिक प्रकृति की रहेगी। ठीक है, किसी भी सरकारी विभाग या प्राधिकरण से सूचना या रिपोर्ट मांग सकते हैं। इट कैन कॉल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ अथॉरिटी, किसी भी सरकारी विभाग या कार्यालय उससे क्या कर सकते हैं, सूचना मांग सकते हैं। इनकी खुद की जांच की एजेंसी होगी। इन्वेस्टिगेशन करना है, मतलब कि कोई इनके पास में पिटीशन आया, याचिका आया, तो सामान्यतः इन्वेस्टिगेशन कौन करती है, पुलिस करती है। अब अगर यदि पुलिस के मामले के खिलाफ ही मानवाधिकार हनन का मामला है तो कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? तो ह्यूमन राइट कमीशन के पास में खुद की क्या रहेगी, जांच एजेंसी रहेगी। इसे जांच के लिए किसी भी अधिकारी या एजेंसी की सेवा का उपयोग करने का भी अधिकार है। इनको लगता है कि भाई हमारे पास में जो एजेंसी है उसके पास में पूरी रिसोर्सेज नहीं है, तो वो किसी भी और एजेंसी, चाहे सीवीसी हो, सीबीआई हो, या स्टेट पुलिस हो, या फिर सीएपीएफ हो, या इवन आर्म फोर्सेज हो, उनसे भी क्या ले सकते हैं, अपनी सर्विसेज ये ले सकते हैं। पीड़ित को मुआवजा देना, क्षतिपूर्ति का भुगतान करना या अंतरिम राहत देने के लिए संबंधित सरकार को क्या कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी आपके ह्यूमन राइट वायलेशन से पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, उसको मुआवजा देना है, उसको अंतरिम राहत देना है, तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, सरकार को सिफारिश कर सकते हैं। ठीक है, दोषी लोक सेवक के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई आरंभ करने के लिए संबंधित सरकार को सिफारिश कर सकते हैं। मतलब जिस भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया किसी भी व्यक्ति, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सरकार को रिकमेंडेशन कर सकते हैं। यहाँ आपने देखा होगा सारे के सारे क्या आ रही है, रिकमेंडेशन का ही आ रहा है। मतलब मुआवजा देने का भी रिकमेंडेशन क्या करेंगे, सरकार को। ठीक है, अगर यदि किसी लोक सेवक, कोई भी सरकारी कर्मचारी क्या हो गया, दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी क्या करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे। डायरेक्ट कार्रवाई ये नहीं कर सकते। क्या क्या हो गया, it can regulate own procedure, it has the powers of civil courts, its proceedings has judicial character, it may call information report from any government department or authority, it has its own investigation agency, it is empowered to utilize the services of any officer or agency for investigation, it may recommend for the concerned government to make payment for compensation, damages or grant interim relief to the victim. ठीक है, and may recommend to the concerned government to initiate any action against the guilty public servant. जो भी पब्लिक सर्वेंट गिल्टी फील मतलब कि पाया जाता है उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कह सकते हैं। एंड मे अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर नेसेसरी डायरेक्शन, मतलब क्या कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं ताकि क्या इसके खिलाफ फैसला दिया जाए। मतलब फाइनल अथॉरिटी किसके पास रहेगी, या सरकार, या फिर आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में। क्या क्या इसकी लिमिटेशन है, या किसी मामले में घटित होने के 1 वर्ष के भीतर जांच कर सकता है। मतलब ऐसा कोई मैटर ह्यूमन राइट कमीशन के पास नहीं जा सकता जो 1 साल से पूरा ना हो। ठीक है, इट कैन लुक इनटू द मैटर विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स अकरेंस। उल्लंघनकर्ताओं को दंडित नहीं कर सकता, पीड़ित को पुरस्कार नहीं दे सकता, ना तो किसी को सजा दे सकता है, ना ही किसी को पुरस्कार दे सकता है। सजा देने के लिए रिकमेंड कर सकता है, सिफारिश कर सकता है, और पुरस्कार देने के लिए भी क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। कैन नॉट पनिश द वॉयलेटर्स एंड अवार्ड द विक्टिम। सशस्त्र बलों के बारे में अब क्या, क्योंकि अधिकतर जैसे मैंने कहा ह्यूमन राइट्स के मामले आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट ही रहते हैं। सरकार को रिपोर्ट मांग सकता है, अपनी सिफारिशें दे सकता है, सरकार को 3 महीने के भीतर कार्रवाई के बारे में सूचित करना पड़ेगा। इन्होंने जो भी रिकमेंडेशन दी है उसको 3 महीने के भीतर क्या करना पड़ेगा, सरकार को, ह्यूमन राइट कमीशन को बताना पड़ेगा। मे सीक रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, मे मेक इट्स रिकमेंडेशन एंड गवर्नमेंट शुड इन्फॉर्म अबाउट एक्शन टेकन विद इन द 3 मंथ्स। भूमिका क्या, कार्य प्रकृति के अनुशंसात्मक है, फंक्शंस आर रिकमेंडेटरी इन नेचर, मतलब कि आपके सारी की सारी क्या अनुशंसाएं जैसे भी का डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते। इनकी सिफारिशों पर कोई कार्रवाई के बारे में 1 महीने के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। मतलब जो भी कार्रवाई की उसको क्या करना पड़ेगा, सामान्यतः 1 महीने के भीतर। सशस्त्र बल है, आर्म्ड फोर्सेज है, उनके लिए क्या 3 महीने के भीतर है। तो ये डिफरेंस अपने को याद होना चाहिए जो आपके किसी भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकता है। अब कौन कौन से इसके आयुक्त रह चुके हैं, तो सबसे पहले थे जस्टिस रंगनाथ मिश्र। कब रहे, आपके 12 अक्टूबर 1993 से लेकर के 24 नवंबर 1996 तक क्या रहे, ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष रहे। फिर न्यायमूर्ति एम एन वेंकट चलैया, ये 26 नवंबर 1996 से लेकर के 24 अक्टूबर 1999 तक रहे। फिर जस्टिस जे एस वर्मा, ये 1999 से 2003 तक रहे। तो जे एस वर्मा थोड़े इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के भी क्या रह चुके हैं, जजेस रह चुके हैं। जस्टिस अरुण कुमार मिश्र 2021 से 24 तक रहे। ये तो स्टार्टिंग के 3 है, और अभी वर्तमान में ये 3, 8 और 9। फिर विजया भारती सैनी, एक्टिंग या कार्यवाहक थी, आपके 2 जून 24 से लेकर के 30 दिसंबर 24 तक रही है। और वर्तमान में कौन है, वी रामा सुब्रमण्यम, जो 30 दिसंबर 2024 से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, कौन है आपके वी रामा सुब्रमण्यम। आयोग के वर्तमान सदस्य कौन कौन है, जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी, श्रीमती विजया भारती सयानी और प्रियंक कानून को। 3 क्या है अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स हैं, तो तीनों के नाम भी याद होने चाहिए, विद्युत रंजन सारंगी, विजया भारती सयानी और प्रियंक कानून को। फैक्ट्स की बात करें, प्रथम महिला आयुक्त कौन थी, आपके विजया भारती सयानी कार्यवाहक थी। महिला सदस्य एम फातिमा बीवी, सुजाता मनोहर और ज्योतिका कालरा रह चुके हैं इसके मेंबर। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, आपके के जी बालाकृष्णन, जो कि एससी का मतलब कम्युनिटी से भी थे।
ह्यूमन राइट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मूल कार्य क्षेत्र और इनके द्वारा जारी किए जाने वाले मानवाधिकार संदेशों और प्रकाशनों से संबंधित है। ह्यूमन राइट्स नाम से क्या की जाती है, इसके द्वारा एक मैगजीन जारी की जाती है जो ह्यूमन राइट्स के संबंधित जितने भी आपके कह सकते हैं जो नियम है वगैरह है, जो भी प्रावधान है उनके बारे में बताती है। ठीक है। लॉन्गेस्ट टेन्योर के जी बालाकृष्णन हो गया। वुमेन मेंबर आपके फातिमा बीवी, सुजाता मनोहर एंड ज्योतिका कालरा। एंड वुमन कमिश्नर कौन है, विजया भारती सयानी एक्टिंग रही है। ठीक है। करंट मेंबर्स विद्युत रंजन सारंगी, विजया भारती सयानी एंड प्रियंक कानून गो, तीन के आपके मेंबर्स हैं। अब बात करते हैं राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अब बात कर परिचय क्या। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 की धारा 21 के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई। कौन से एक्ट, जैसे क्योंकि सारी स्टेचुटरी बॉडीज है, सांविधिक निकाय, इसका मतलब किसी न किसी एक्ट के माध्यम से हुई है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ चैप्टर 5 ऑफ द ह्यूमन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 राजस्थान गवर्नमेंट ने इसकी स्थापना की है। राज्य मानवाधिकार आयोग एक क्या वैधानिक निकाय है। इसके गठन की अधिसूचना कब जारी हुई, 18 जनवरी 1999 को इसकी जारी की गई और इसने 23 मार्च 2000 से इसने कार्य शुरू किया। उसकी स्थापना 1993 में हो गई थी, लेकिन आपके राजस्थान में बात करें तो इसका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था, तो इसका नोटिफिकेशन आपके जनवरी 18 1999 में कब हुआ था, आपके जनवरी 18 1999 को, 1999 में। और इसने फंक्शनिंग कब से स्टार्ट की, तो मार्च 23 2000 में जो इसने काम करना स्टार्ट किया। 23 मार्च को क्या रहता है, शहीद दिवस रहता है, भगत सिंह सुखदेव वगैरह को उस दिन फांसी दी गई थी। कार्य संचालन हेतु आयोग ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियम 2001 जो वो लागू है। इनको किस प्रकार से काम करना है, इसके लिए क्या राजस्थान के अंदर रेगुलेशंस लागू है, वो कौन से रेगुलेशन है, 2001 वाले रेगुलेशंस है। हेडक्वार्टर कहाँ है, जयपुर में। संरचना क्या है, ये आपके मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें एक चेयरमैन रहेगा, 4 सदस्य रहेंगे, और अब वर्तमान में क्या है, एक चेयरमैन और 2 सदस्य। सेंट्रल ह्यूमन राइट कमीशन में क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एक चेयरमैन, 4 मेंबर्स एंड 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। राजस्थान में एक चेयरमैन और पहले 4 मेंबर्स थे, और वर्तमान में कितने मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स हैं। ये अमेंडमेंट कब किया गया, 2006 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आपके गंगाराम मूलचंदानी, और मेंबर कौन है, राम सिंह झाला एंड अशोक गुप्ता, क्या है इसके मेंबर्स हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, तो अध्यक्ष कौन हो सकता है, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। मतलब कि क्या, पहले तो सिर्फ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ही आपके ह्यूमन राइट, जो आपके स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसके अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन 2019 कब इसको अमेंडमेंट किया गया, 2019 में अमेंडमेंट किया गया कि जरूरी नहीं कि चीफ जस्टिस ही बने, कोई भी रिटायर्ड जज है वो किसका क्या बन सकता है, चेयरमैन बन सकता है। मेंबर्स की बात करें तो एक सदस्य उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश या जिला न्यायालय का सेवारत या कार्यरत न्यायाधीश होगा, और उसे जिला न्यायाधीश के रूप में काम करने कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 7 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। जैसे उसके अंदर कौन कौन से आपके मेंबर्स थे, सुप्रीम कोर्ट का सर्विंग या रिटायर्ड जज, और हाई कोर्ट का सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस, और दो क्या थे आपके ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स थे। यहाँ पर क्या होगा, या तो हाई कोर्ट का सर्विंग या रिटायर्ड जज होगा, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सर्विंग या रिटायर्ड जज हो सकता है, लेकिन उसके पास में एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 7 साल का, जो उसके अंदर क्या होना चाहिए, 7 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए। एक मेंबर क्या रहेगा, मानवाधिकार का विशेषज्ञ रहेगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कितने एक्सपर्ट्स होते हैं, 2। ठीक है। नियुक्ति की कौन से सेक्शन की बात की गई, 22 में। चयन समिति की सिफारिश पर क्या करता है, राज्यपाल रिकमेंडेशन रहता है। उसके अंदर कितने मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स थे। चेयरमैन कौन था, प्रधानमंत्री। और कौन मेंबर थे, दोनों के लोकसभा राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन, उसके बाद में लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, और फिर आपके कैबिनेट मंत्री था। लेकिन इस बार इसमें कौन कौन है आपके, चेयरमैन कौन रहेंगे इसके, मुख्यमंत्री। और मेंबर्स कितने हैं, 3, तो उसमें 6 हैं, इसमें 3। कौन कौन, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। तो 2 मेंबर्स कौन कौन कम हो जाते हैं, क्योंकि सदन के अंदर अध्यक्ष की बात करें तो राजस्थान में एक ही सदन है, वो है विधानसभा। केंद्र में तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों है। वहां पर क्या है, एक तो राज्यसभा से संबंधित उपसभापति और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष को हटा दो, तो गृह मंत्री रहेंगे, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके क्या रहेंगे, मेंबर रहेंगे। ये अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, और राज्यपाल क्या करते हैं, नियुक्ति। निष्कासन की प्रक्रिया कौन सी सेक्शन में है, सेक्शन 23। अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यपाल के द्वारा नहीं। इनको हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। ये सेम ऐसे ही आरपीसी की तरह है। आधार कौन से रहेंगे, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच के बाद में सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। कौन कौन से कारण है, दुर्व्यवहार हो गया आपके, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, दिवालिया घोषित होना, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, राष्ट्रपति की राय में नैतिक पतन से ग्रस्त होना, या लाभ का पद धारण करना। ये सेम वो के वो हैं जो क्या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के आधार है। कौन कौन से हो गए, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी ऑन बीइंग डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, ऑन बीइंग फिजिकली और मेंटली इनकैपेसिटेड, on becoming mentally unsound, on suffering from the moral turpitude in the opinion of the president, and on holding the office of profit या फिर any other paid employment।
फिर टेन्योर कितना रहेगा, जैसे उसके अंदर कितना था आपके 6 वर्ष का कार्यकाल या फिर 70 वर्ष की आयु। यहाँ पर क्या है, 3 वर्ष का कार्यकाल है, 70 वर्ष की आयु। जो भी पहले पहले ये 5 साल का था, उसको घटा करके कितना टेन्योर कर दिया है, 3 साल का ही कर दिया गया है। ये भी बात अपने को ध्यान में होनी चाहिए। टेन्योर क्या है, 3 साल का कार्यकाल या 70 वर्ष की आयु। 2019 में संशोधन के बाद में अध्यक्ष या सदस्य जो पुनर्मुक्ति के लिए क्या रहेंगे, पात्र रहेंगे। एक तो क्या 2019 में क्या आपके अमेंडमेंट किया कि जो आपके स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन हो सकते हैं, आपके चीफ जस्टिस की जगह कोई और जज भी हो सकता है। दूसरा क्या किया गया, इनकी रीअपॉइंटमेंट भी आपके की जा सकती है। सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार राज्य सरकार के तहत किसी भी रोजगार के लिए पात्र नहीं होंगे। इनकी रीअपॉइंटमेंट इसी आयोग में कर सकती है, लेकिन किसी और एम्प्लॉयमेंट में इनको नहीं लगाया जा सकता। सेवा शर्तें वो सेम है, राज्य सरकार के द्वारा तय की जाएगी, लेकिन इनको जो है वो नेगेटिवली अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, कमी वगैरह इसमें नहीं की जा सकती। काम वही है जो आपके किस कहते हैं, सेंट्रल ह्यूमन राइट कमीशन के। शॉर्ट नोट्स का यही मतलब है कि रिडंडेंसी को कम किया जाए। जो चीज़ एक जगह पढ़ ली जाए उसको वापस से दूसरी जगह पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समझ के पढ़ना है तो एक ही चीज़ को एक बार याद कर लो, दूसरी जगह भी अपने आप याद रहेगी। सेंट्रल ह्यूमन राइट कमीशन के सेम काम है, जैसे ह्यूमन राइट वॉल्यूशन की बात है केंद्र के अंदर यानी भारत के अंदर, और राज्यों के अंदर कोई मुद्दा बात है तो उसको कौन देख सकता है, राज्य ह्यूमन राइट कमीशन जो वो देख सकता है। 1 वर्ष से अधिक पुराने की जांच नहीं करेगा, सैन्य संबंधी मामलों की जांच नहीं करेगा, लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपके मिलिट्री मामलों की जांच कर सकता है। न्यायालय विचाराधीन मामलों की पूर्व अनुमति के बिना जांच नहीं करेगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या कर सकता था, जांच कर सकता था। इसकी अपनी जांच एजेंसी है जिसमें एक सेक्रेटरी और एक पुलिस निरीक्षक, आईजीपी या अन्य कर्मचारी होते हैं। इसमें सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21(2) एंड 29 के तहत राज्य मानवाधिकारों एक स्वायत्त निकाय है, जिसे अपनी कार्यप्रणाली जो स्वायत्त मतलब अपनी तरफ से निर्धारित कर सकती है। इसके इन्वेस्टिगेशन बॉडी में कौन रहेगा, एक तो आईएएस अधिकारी होगा सेक्रेटरी रैंक का, और एक आईजीपी रहता है। इसके अलावा अन्य जो वो कर्मचारी रहते हैं। इससे सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो मिलिट्री मैटर्स है उसके अंदर आपके इंटरव्यू नहीं कर सकता, और दूसरा अगर यदि कोई आपके सब जुडिशियस मैटर है, मतलब कि न्यायालय के अंदर जुडिशरी के अंदर कोई पेंडिंग केस है तो उसके अंदर भी जो ये कर नहीं सकता, लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो वो कर सकता था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 33 में आयोग को वैधानिक गारंटी जो वो प्रदान की गई है। मतलब कि क्या, जो वैधानिक गारंटी कौन से सेक्शन में कर रखी है, आपके सेक्शन 33 के अंदर। ये राज्य सरकार या किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकरण को किसी भी मामले में सुनवाई करने के लिए निर्देश दे सकता है। ठीक है, राज्य सरकार, राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में कई विषयों पर स्व संज्ञान कार्रवाई कर सकता है। वो सेम वो कि वो जो आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर है, जैसे बालाश्रम हो गया, जोखिमपूर्ण रोजगार हो गया, पारिस्थितिक असंतुलन हो गया, प्रदूषण से आसपास का वातावरण प्रभावित होना, इन सब पे क्या कर सकता है, अगर यदि सो मोटो कॉग्निशन लेना है, मतलब किसी ने पिटिशन भी दायर नहीं किया तो आपके स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इनके ऊपर कर सकता है। मतलब क्या, बालाश्रम का मतलब क्या, कोई जबरन मजदूरी करवा रहा है। ह्यूमन राइट का आपके पर्यावरण से संबंधित कोई बात हो गया, इकोलॉजिकल कोई बात हो गया, ठीक है। इसके अलावा जोखिमपूर्ण रोजगार है, कोई आपके फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर बच्चों को या फिर महिलाओं से रोजगार करवाया जा रहा है, वो सब मामलों पर क्या की जा सकती है, सुनवाई की जा सकती है। अब कौन कौन इसके आपके चेयरमैन रह चुके हैं। सबसे पहले चेयरमैन थी आपके कांता कुमारी भटनागर, जो बहुत कम समय तक आपके चेयरमैन रही, 23 मार्च से लेकर के 11 अगस्त तक। फिर आपके सैयद सगीर अहमद, फिर नगेंद्र कुमार जैन, प्रकाश टाटिया, गोपाल कृष्ण व्यास, और वर्तमान में कौन है आपके गंगाराम मूलचंदानी। ठीक है, तो अब तक कितने चेयरमैन रह चुके हैं, इसके 6 चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष किस किस को कार्यवाहक बनाया गया, मतलब कि मेंबर्स को जब अध्यक्ष बनाया जाता है उसको क्या कहेंगे, एक्टिंग। ठीक है, अमर सिंह गोदारा, जगत सिंह, पुखराज सिंघवी और एच आर कुड़ी, महेश चंद्र और रामचंद्र सिंह झाला क्या है, कार्यवाहक। वर्तमान में मेंबर्स कौन है, जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला और अशोक कुमार गुप्ता क्या है, वर्तमान में आपके इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, इसके पूर्व के सदस्य कौन कौन है, तो ये सारे लोग पूर्व में सदस्य रह चुके हैं। कौन, आलम शाह खान, BL जोशी, RK अकोदिया, अमर सिंह गोदारा, नमो नारायण मीणा, धर्म सिंह मीणा, जगत सिंह, पुखराज सिरवी, HR कुड़ी, MK देव राजन और महेश चंद्र शर्मा। अब इनको सारे मेंबर्स को ऐसे याद करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इन मेंबर्स से संबंधित कोई फैक्ट्स है, मतलब कि कोई सबसे लंबे समय तक रहा है, कोई इसके अलावा और कहीं पर भी रहा है, तो उन सब के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो वो सारे फैक्ट्स हैं वो एक बार देख सकते हैं। सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन थे, आपके NK जैन। लॉन्गेस्ट टेन्योर का आपके चेयरमैन कौन थे, NK जैन। सबसे छोटे कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कांता कुमारी भटनागर, जो आपके फर्स्ट चेयरमैन थी। सबसे लंबे कार्यकाल वाले सदस्य कौन थे, पुखराज सिरवी, मतलब मेंबर एज लॉन्गेस्ट टेन्योर पुखराज सिरवी। सबसे छोटे कार्यकाल वाले सदस्य नमो नारायण मीणा, मेंबर विद द शॉर्टेस्ट टेन्योर इज द नमो नारायण मीणा। सदस्य और लोकसभा में MP कौन रह चुके हैं, नमो नारायण मीणा लोकसभा में आपके MP रहे हैं। पहली और एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है, कांता कुमारी भटनागर। ये क्या रह चुकी है, महाराष्ट्र मद्रास हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी आपके मद्रास हाईकोर्ट की, कौन, कांता कुमारी भटनागर। ये हो गए अपने सारे के सारे फैक्ट्स किसके, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इसके अलावा और कोई, नगेंद्र कुमार अब तक के एकमात्र अध्यक्ष है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और हिमाचल प्रदेश के बार काउंसिल और लोकायुक्त के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है,
आपके हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त भी रह चुके हैं, बार काउंसिल के अध्यक्ष रह चुके हैं, और एकमात्र चेयरमैन है जिन्होंने अपना कार्यकाल जो वो पूरा किया। ये भी क्या इंपॉर्टेंट आरपीएससी द्वारा पूछा गया। न्यायमूर्ति सैयद सागिर अहमद राज्य मानवाधिकार के एकमात्र अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट के भी क्या रह चुके हैं न्यायाधीश, मतलब कि एकमात्र आपके न्याय ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष हैं जो क्या रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं। आलम शाह खान और महेश चंद्र शर्मा आयोग के सदस्य हैं जिनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई थी मृत्यु, मतलब दो मेंबर्स हैं वो, मतलब कि अपनी पोस्ट पर रहते हुए डेथ हो गई थी। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा मानवाधिकार संदेश नामक एक क्या की जाती है, त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। क्या नाम है आपके, मानवाधिकार संदेश, और एक ऐसी आपकी क्वार्टरली मैगजीन है जो क्या है हर 3 महीने बाद में जारी की जाती है। ये सारे अपने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के क्या हो चुके हैं, फैक्ट्स अपने कवर कर लिए हैं। अब बात करते हैं अपने अगले आयोग की। नेक्स्ट अपने कमीशन जो है वो है इंफॉर्मेशन कमीशन। जैसे आपको पता है कि सूचना का अधिकार जो एक्ट है वो 2005 में पारित हुआ था। उसी एक्ट के तहत केंद्र के अंदर और सभी राज्यों के अंदर जो आपके सूचना आयोग यानी कि इंफॉर्मेशन कमीशन है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, देख लेते स्थापना। ये भी क्या है कि वैधानिक यानी संवैधानिक निकाय नहीं है, स्टेचुटरी है बट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 2005 में आरटी एक्ट 2005 के तहत जो इसको स्थापित किया गया था। कंपोजिशन, एक मुख्य चुनाव आयुक्त रहेगा और 10 मैक्सिमम क्या रहेंगे, अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे। एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेगा और बाकी क्या रहेंगे 10 अदर आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे। अपॉइंटमेंट, एक 3 मेंबर कमेटी रहेगी, उसकी सिफारिश के अकॉर्डिंग क्या रहेंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाएगी बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी। कौन कौन रहेंगे, इसका हेड कौन रहेगा, प्रधानमंत्री, और मेंबर्स लोकसभा में लीडर नेता प्रतिपक्ष, और एक कोई भी कैबिनेट मंत्री जिसको नॉमिनेट कौन करेगा, भारत के पीएम। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। क्वालिफिकेशन क्या है, किस व्यक्ति को बना सकते हैं, वे सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव और विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए, या फिर कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसको कहते हैं जो किसी भी तरीके से भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा क्या ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाएगा। शुड बी ए पर्सन ऑफ द एमिनेंस नॉलेज ऑफ एंड एक्सपीरियंस, शुड नॉट बी एमपी एंड एमएलए एंड शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कार्यकाल क्या है, 5 साल की आयु और 5 साल का टेन्योर या फिर 65 ईयर्स की एज। ठीक है, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, मतलब नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, अभी हमने देखा स्टेट ह्यूमन राइट कमिश्नर जो है उसके अंदर उनको पुनर्नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन सूचना आयोग के अंदर इनको रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता। कैसे इनको हटा सकते हैं, आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके सेम प्रोसीजर से हटा सकते हैं। और नेशनल ह्यूमन राइट प्रोसीजर जो आपके मेंबर्स और चीफ जस्टिस है, सॉरी उसके मेंबर्स रहते हैं, उनको कैसे हटाए जाएंगे, तो उनको जो है यूपीएससी के आपके चेयरमैन और उसके मेंबर्स को हटाने की प्रक्रिया के समान ही क्या रहती है, आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स की रहती है। वेतन और शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त के समान रहती है, सेम एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। संरचना क्या है, प्रत्येक विभाग में क्या रहेगा, पीआईओ रहेगा, और बड़े विभागों में क्या रहेगा, एक असिस्टेंट पीआईओ रहेगा। ठीक है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहेगा। इसके अलावा अगर यदि कोई बड़ा डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए क्या रहेगा, एक असिस्टेंट आपके पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो कह सकते हैं, या फिर जन सूचना अधिकारी जो है वो रहेगा। क्या कार्य है, तो आरटी एक्ट के अध्याय चैप्टर 5 के अंदर इनके काम लिख रखे हैं, उसमें 18 सेक्शन 18 में किसी भी व्यक्ति की शिकायत प्राप्त करना, उसकी जांच करना। मतलब कि क्या है कि आपको अगर यदि कोई भी सूचना मांग सकता है तो उसकी सूचना को प्राप्त करना, उसके ऊपर आपको जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना है। ठीक है, जो पीआईओ की नियुक्ति न होने के कारण उसका सूचना प्राप्त करने से असमर्थ है, मतलब कि क्या है कि अगर यदि किसी भी व्यक्ति ने, भाई आयोग क्या काम करेगा, हर एक डिपार्टमेंट में पीआईओ और असिस्टेंट पीआईओ है। जब भी किसी व्यक्ति को सूचना चाहिए तो वो क्या करेगा, पीआईओ के पास में सूचना के लिए आवेदन करेगा। अब उसको मतलब कोई ना कोई ऐसा काम होता है जब उसको पीआईओ लेवल पर वो काम उसका नहीं होता है, सूचना सही से नहीं मिलती है, या जो सूचना मिली उसे वो असंतुष्ट रहता है, तब वो कहाँ जाएगा, आयोग के पास में जाएगा। आयोग क्या जांच करेगा कि अगर यदि पीआईओ की नियुक्ति न होने के कारण उसके सूचना अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहो, कि मतलब पीआईओ की अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई किसी डिपार्टमेंट में, तो वो किसको जो अपनी सूचना के लिए कह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन देगा। या मांगी गई सूचना से मना कर दिया गया, समय अवधि के भीतर जवाब नहीं मिला है, जो सोचता है कि लिया गया शुल्क अनुचित है, इन्फॉर्मेशन सूचना के लिए क्या कुछ आपको फीस ली जाती है, वो अगर यदि इलीगल गलत है, और जो सोचता है कि जानकारी अधूरी है, भ्रामक या झूठी है, आयोग मामले की स्वप्रेरणा से भी जांच कर सकता है। और जांच में इसके पास में कौन सी रहेगी, सिविल कोर्ट्स की आपके परोस रहेगी। Who is unable to submit information request because of the non-appointment of public information officer, who has been refused to requested information, who has not received response within the time period, who thinks that the fees charged are unreasonable, who thinks information given is incomplete, misleading or false, and commission can take suo motu inquiry cognizance into the matter, and it has the power of civil court in while inquiring। ठीक है, कौन कौन सी पावर्स होती है सिविल कोर्ट की, किसी को समन करना, किसी को बुलाना,
सबूत लेना, इंक्वायरी करना, आदेश देना, तो ये सारी क्या रहेगी आपके सिविल कोर्ट की पावर्स रहती है। ठीक है। कोई सजा देना, कैद की सजा देना, ये सारी आपराधिक कोर्ट की क्या रहती है, पावर्स रहती है। क्या रहेगा, किसी को उपस्थित होने या साक्ष्य देने के लिए बुलाना, समन एनीवन टू प्रेजेंट और टू गिव एविडेंस, दस्तावेज का निरीक्षण या खोज करना, इंस्पेक्ट एंड डिस्कवर द डॉक्यूमेंट्स, शपथ पत्र या साक्ष्य प्राप्त करना, टू रिसीव एविडेंस और एफिडेविट हो गया, किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना, जो भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से उसको मांगना, इनके पास में निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित करने की भी क्या है शक्ति है। विशेष प्रवर्तक प्रपत्र में सूचना प्रदान करना, प्राधिकरण को पीआईओ नियुक्त करने के निर्देश देना और रिकॉर्ड रखने की पद्धति को परिवर्तन करना और सूचना या सूचना की श्रेणियों को प्रकाशित करना, ये सारी क्या इनको कंप्लायंस करने की इनके पास में पावर है। कौन कौन सी, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, डायरेक्ट द अथॉरिटी टू अपॉइंट पीआईओ, मेक चेंजेस इन द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड पब्लिक इन्फॉर्मेशन और कैटेगरीज ऑफ द इन्फॉर्मेशन, इन सबको पब्लिश करने की इनके पास में क्या रहती है, शक्ति रहती है। फिर क्या है, आरटीआई पर अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण प्रावधानों को बढ़ाना है, आरटीआई अनुपालना पर वार्षिक रिपोर्ट मांगना है, प्राधिकरण को किसी भी नुकसान की भरपाई करने के लिए बाध्य करना, जुर्माना लगाना और आवेदन को अस्वीकार करने की भी क्या है इनके पास में पावर्स हैं। कौन कौन सी पावर्स हैं, एनहांसिंग ट्रेनिंग प्रोविजंस फॉर द ऑफिशियल्स ऑफ आरटीआई से संबंधित ट्रेनिंग को बढ़ाना हो गया, सीकिंग एनुअल रिपोर्ट, मतलब कि आरटीआई की कंप्लायंस पर आपके पूरे साल का क्या लेखा जोखा, कितनी आपके कंप्लायंस हुई है, कितने में आपको सूचना दे दी गई है, कितने में सूचना देने से मना किया गया, कितने समय में आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है, रिक्वायरिंग द अथॉरिटी टू कंपनसेट एनी लॉस, किसी तरह का लॉस हुआ तो उसको कंपनसेट करना है, इम्पोजिंग पेनल्टी एंड रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन, मतलब कोई गलत एप्लीकेशन है तो उसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं। प्रोसेस क्या रहेगी, सूचना प्रदान करने की अधिकतम अवधि क्या है, मतलब मैक्सिमम 30 डेज के भीतर क्या करनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। अगर यदि एपीआई को आवेदन किया गया तो 35 दिन, मतलब असिस्टेंट पीआईओ को अगर यदि आवेदन किया है, मतलब कि आपके अतिरिक्त कह सकते हैं या फिर आपके सहायक आपके पीआईओ है उसको अगर यदि आवेदन किया तो 35 दिन के भीतर सूचना देनी पड़ेगी। यदि मांगी गई सूचना अन्य विभाग से संबंधित है तो पीआईओ 5 दिन के भीतर संबंधित विभाग के पीआईओ को आवेदन भेजेगा। मतलब कि आपने, आपको पता नहीं कि भाई ये सूचना कौन से विभाग से मिलेगी, आपने उसका आवेदन किसी और विभाग में कर दिया और वास्तव में वो किसी अन्य विभाग से संबंधित थी, तो वो क्या करेगा, जिसके पास में आवेदन आया है वो उस विभाग के अधिकारी को भेजेगा जिससे वो संबंधित है और 5 दिन के अंदर उसको ये भेजना पड़ेगा। जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित कोई भी जानकारी, मतलब कि कोई आपके लाइफ और इंडिपेंडेंस, मतलब कि लाइफ और कह सकते हैं डिग्निटी से संबंधित कोई मैटर है तो आपको 48 घंटे के भीतर क्या देनी पड़ेगी, जानकारी देनी पड़ेगी। आईबी, सीबीआई, बल, पुलिस केवल भ्रष्टाचार और मानवाधिकार की जानकारी मांगी जा सकती है, उन्हें 45 दिनों के भीतर आपके दिया जा सकता है। मतलब कि जो भी आपके आर्म्ड फोर्सेज हैं, ठीक है, उनसे केवल और केवल करप्शन कहते हैं या फिर ह्यूमन राइट से संबंधित ही इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है और इनको 45 डेज के भीतर देनी पड़ेगी। ये जो भी डे लिमिट्स हैं वो सारी याद होनी चाहिए। नॉर्मली 30 डेज, एपीआई को दी तो 35 डेज, गलत डिपार्टमेंट को दे दी तो 5 दिन के भीतर भीतर सही डिपार्टमेंट में भेजना। इंपॉर्टेंट लाइफ से संबंधित, जीवन से संबंधित सूचनाएं 48 घंटों में, और सशस्त्र बल है, कोई आर्म्ड फोर्सेज है, उनसे संबंधित सूचनाएं कितने दिन में, 45 डेज के हैं, और वो भी कौन सी, केवल आपके करप्शन और ह्यूमन राइट मैटर से संबंधित सूचनाएं मांगी जा सकती है। कौन कौन अपने केंद्रीय सूचना आयुक्त रह चुके हैं, सबसे पहले थे आपके वजाहत हजीबुल्ला, सेकंड थे आपके एएन तिवारी, फिर थर्ड थे आपके सत्यानंद मिश्र, फोर्थ थे आपके दीपक संधू। दीपक संधू कौन थी, महिला थी, तो ये पहली बार हुआ कि अपने रास्ता, मतलब कि आपके सूचना आयुक्त के रूप में महिला की जो नियुक्ति हुई है। फिर सुषमा सिंह, ये भी आपके महिला थी, विमल जुल्का, वाई के सिन्हा, हीरालाल सामरिया, और अभी वर्तमान में कौन है आपके, राजकुमार गोयल। अब तक कितने आपके केंद्रीय सूचना आयुक्त नियुक्त हो चुके हैं, 5 जो वो केंद्रीय सूचना आयुक्त नियुक्त हो चुके हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है, राजकुमार गोयल। पहले कौन थे आपके, वजाहत हबीबुल्ला। ठीक है, वर्तमान मेंबर्स कौन कौन से हैं इनके, श्रीमती आनंदी रामलिंगम, विनोद कुमार तिवारी, सुरेंद्र सिंह मीणा, आशुतोष चतुर्वेदी, स्वागत दास, सुधा रानी रेलंगी, पीआर रमेश, खुशवंत सिंह सेठी, जया वर्मा सिन्हा और संजीव कुमार जिंदल जो है वो के मेंबर्स हैं। मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 18। ठीक है, अब तक कौन कौन सी महिलाएं आपकी इस आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, एक तो दीपक संधू और सुषमा सिंह, दो क्या रह चुकी हैं इनकी अध्यक्ष रह चुकी है जो कि महिलाएं थी, बाकी सभी क्या है इसके पुरुष जो अध्यक्ष रहे हुए हैं। अब बात करते हैं राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सेम वो की वो चीज है जो आपके क्या केंद्र से संबंधित है, बस ये राज्य का मामला वो केंद्र का, प्रोसेस भी लगभग लगभग सेम है। आरपीएससी आरसी का गठन आरटीआई अधिनियम 2005 के अध्याय 4 और धारा 15 के तहत किया गया। कौन से, चैप्टर 4 और सेक्शन 15। जो स्टेट आपके जो केंद्र के जितने भी आयोग हैं उनकी तुलना में स्टेट के जो आयोग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट पॉलिटी में ही आते हैं और इसके अंदर थोड़े डीप में क्वेश्चन पढ़े जाते हैं आते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको सेक्शन या फिर कह सकते हैं सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
एक वैधानिक और पूरी तरीके से स्वायत्त निकाय, इसका गठन कब हुआ? 13 अप्रैल 2006 को अधिसूचित किया गया और 18 अप्रैल 2006 से 11 प्रभावित। इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया गया? 13 अप्रैल 2006। और इफेक्टिव कब से रहा? 18 अप्रैल 2006 से ये इफेक्टिव रहा। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? आपके जयपुर में हेडक्वार्टर है। क्या है इसका आपके मोटो? तो यह यथेमाम वाचम, ये भी आपके आरपीएस में पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए, यथेमाम वाचम जो इसका आपके मोटो है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के अंतर्गत बनाए गए राजस्थान सूचना आयोग विनिमय नियम 2007 जुलाई 2007 को से लागू हुए। तो मतलब जो भी एक्ट था उस एक्ट के माध्यम से कुछ रूल्स बनाए गए, और रूल्स कब बने थे? 2007 में। और कब से ये इफेक्टिव रहे? आपके जुलाई 24 2007। स्टेट पॉलिटी की सारी डेट्स वगैरह भी हमें क्या रहनी चाहिए? याद रहनी चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है? एक आपके इलेक्शन कमिश्नर रहेगा और 10 क्या रहेंगे? अन्य अदर सूचना आयुक्त रहेंगे। वर्तमान में क्या है? 1+4। अभी क्या है? एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य है। ठीक है। अभी वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है? मोहनलाल लाठर है। और अन्य सूचना आयुक्त कौन है? सुरेश चंद्र गुप्ता, महेश कुमार पारक और टीकाराम शर्मा क्या है? आपके इनके अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10। गवर्नर के द्वारा होगी। इसके बाद भी क्या है कि इसके अंदर आपके 3 सदस्य मेंबर्स रहते हैं। उसके अंदर कितने थे? आपके 4 प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरे कौन थे? एक तो आपके लीडर ऑफ अपोजिशन थे लोकसभा के अंदर। इसके अलावा एक कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके द्वारा रिकमेंडेशन होता था। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री के द्वारा कैबिनेट मंत्री, मतलब सेम वो की वो है। मतलब सेम इसमें भी 3 है, उसमें भी कितने थे? 3 थे। चेयरमैन कौन है? यहाँ सीएम है, वहाँ पीएम थे। योग्यता वो भी सेम की सेम है। सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव। विधानमंडल सदस्य नहीं हो सकता। कोई लाभ का पद नहीं होगा। कोई व्यवसाय या पैसा जो उसके पास में नहीं होना चाहिए। वो सारे क्या रह सकते हैं? इसके अध्यक्ष या सदस्य रह सकते हैं। 5 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले उसका क्या रहेगा? कार्यकाल रहेगा। रिमूवल कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और वो सेम वही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के आदेश के अनुसार इनको हटाया जा सकता है। वेतन भत्ते केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित रहते हैं। राजस्थान में कौन कौन इसके अध्यक्ष रह चुके हैं? सबसे पहले थे एमडी कोरानी, फिर श्रीनिवासन, सुरेश कुमार चौधरी, डीबी गुप्ता, और वर्तमान में 5वें अध्यक्ष कौन है? मोहनलाल लाठर है। कार्यकाल कितना है? 5 साल या 65 वर्ष की आयु। इसके अलावा अदर सूचना आयुक्त कौन कौन है? वर्तमान सूचना सुरेश चंद्र गुप्ता, सुनील शर्मा, महेंद्र कुमार पारक और टीकाराम शर्मा के आपके आपके अध्यक्ष के अलग मेंबर्स हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के पूर्व सदस्य इससे पहले कौन कौन मेंबर रह चुके हैं? टी श्रीनिवासन है, पीएल अग्रवाल है, चंद्रमोहन मीणा है, आशुतोष शर्मा, नारायण बारेट, शीतल धनखड़, राजेंद्र प्रसाद बरवाड़, लक्ष्मण सिंह राठौड़ और मोहनलाल लाठर क्या रह चुके हैं? इनके मेंबर्स भी रह चुके हैं। ठीक है। सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? आपके एमडी कोरानी। लॉन्गेस्ट टेन्योर किनका था? एमडी कोरानी का था। सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? सुरेश कुमार चौधरी। शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका था? सुरेश कुमार चौधरी। जो आपके इलेक्शन कमिश्नर और सूचना आयुक्त दोनों रहे, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे और अदर सूचना आयुक्त भी रहे। कौन कौन? टी श्रीनिवासन और मोहनलाल लाठर। ये आपके कमिश्नर भी रहे, मतलब मुख्य आयुक्त भी रहे और अन्य आयुक्त भी रहे। मोहनलाल लाठर क्या है? वर्तमान में पूजी आपके कह सकते हैं वर्तमान के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा क्या रह चुके हैं? अपने भारत राजस्थान के पूर्व डीजीपी भी जो पुलिस के रह चुके हैं। तो ये हो गया अपने कंप्लीट कौन सा? सूचना आयोग की बात। अब अपना नेक्स्ट आपके आयोग कौन सा आता है? लोकपाल। ठीक है। लोकपाल और राज्य के अंदर क्या है? लोकायुक्त। नेक्स्ट अपने कौन है? लोकपाल और लोकायुक्त। राजस्थान में वैसे या फिर कहते हैं अन्य राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना तो पहले ही हो गई थी, लेकिन केंद्र में लोकपाल जैसी संस्था की स्थापना आपके अन्ना हजारे के आंदोलन हुआ था जो 2012-13 में हुआ था, उसके बाद में इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है। तो सेंटर में लोकपाल की स्थापना कब हुई? इसके लिए क्या एक्ट बना था? तो इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्राधिकार में शामिल होते हैं? किस किस के खिलाफ ये जांच कर सकता है? तो एक तो प्रधानमंत्री, इनसे कौन कौन से मामलों के छोड़े जाते हैं? मतलब ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री संबंधित किसी भी मामले में ये जांच कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, परमाणु, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को छोड़ करके क्या कर सकते हैं? अंतरिक्ष मामलों को छोड़ करके किसी भी अन्य मामले में जांच की जा सकती है, एक्सेप्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, एटॉमिक, स्पेस मैटर्स को। ठीक है। मंत्री और सांसद के खिलाफ कर सकते हैं। समूह ए, बी, सी और डी के अधिकारी तथा भारत सरकार के अधिकारी हो गए। भारत सरकार के द्वारा स्थापित या वित्त पोषित कोई भी निकाय, मतलब जो भी आपके फंडेड बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश की गई है या फिर आपके फाइनेंस की गई है। संसदीय व्यक्तियों के लिए सांसदों को शामिल नहीं किया जाता है। और संगठन जो जनता को ज्ञान प्राप्त करते हैं, मतलब वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन जो कि पब्लिक के द्वारा डोनेशन भी प्राप्त करते हैं, वो भी क्या रहेंगे? लोकपाल की जांच के दायरे में रहेंगे। ठीक है। तो ये इसके अंदर कौन सा पॉइंट इंक्लूडेड है? डज नॉट इंक्लूड एमपीज फॉर द पार्लियामेंट्री स्टेटमेंट। अगर यदि कोई भी एमपी ने कोई भी आप संसद के अंदर कोई वक्तव्य दिया है तो उसके खिलाफ लोकपाल जो आपके जांच नहीं कर सकते। शक्तियाँ क्या है इनके पास में? सीबीआई पर अधीक्षण की शक्तियां हैं, मतलब सीबीआई को सुपरिटेंडेंस कर सकते हैं। जांच शाखा को सिविल से न्यायालय की शक्तियां प्राप्त रहती है। भ्रष्टाचार के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त कर सकते हैं। स्वतंत्र जांच या अभियोजन शाखा इनके पास में होती है।
लोकपाल द्वारा जांचे गए मामलों में अभियोजन शुरू करने के लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता इनके पास में नहीं होती है। ये भ्रष्टाचार से जुड़े लोक सेवक के स्थानांतरण और निलंबन की सिफारिश कर सकता है। इनके पर्याप्त संख्या में विशेष न्यायालयों का गठन करने का भी इनके पास में क्या रहता है, अधिकार रहता है। क्या क्या पावर है? इट हैज द पावर्स फॉर सुप्रीडेंस ओवर द सीबीआई। सीबीआई के ऊपर अपना अधीक्षण कर सकते हैं। इट्स इंक्वायरी विंग इज रेस्टेड विद द पावर ऑफ सिविल कोर्ट। जो भी इसकी इंक्वायरी विंग रहती है, जो कि विभिन्न मामलों में इंक्वायरी करती है, उनके पास में सिविल कोर्ट के बारे में शक्तियाँ रहती है। इट कैन कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द करप्शन। जो भी करप्शन के द्वारा प्रॉपर्टी अगरेदी अर्जित की गई है, आय से अधिक संपत्ति है, तो उसको भी क्या कर सकती है, जब्त कर सकती है, कॉन्फिस्केट कर सकती है। इट हैज इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एंड प्रोसिक्यूशन विंग। जो मतलब प्रोसिक्यूशन विंग है वो इंडिपेंडेंट है। नो प्रायर सैंक्शन रिक्वायर्ड फॉर द लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन इन केसेस इंक्वायर्ड बाय द लोकपाल है। मतलब किसी भी तरीके से प्रायर सैंक्शन की आवश्यकता इसके अंदर नहीं होगी। मतलब कि ऐसा नहीं कि सरकार के द्वारा इनको परमिशन लेने की आवश्यकता है। इट कैन रिकमेंड ट्रांसफर सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट एंड इट इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पेशल कोर्ट्स को भी बना सकती है। अब इसकी स्टैब्लिशमेंट स्थापना कब हुई? ये कैसा वैधानिक निकाय स्टेचुटरी बॉडी है। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक कब आया था? 2011 में, ठीक है। और फिर आपके लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंदर वापस आया और इफेक्ट कब से हुआ? 16 जनवरी 2014, मतलब 16 जनवरी 2014 से क्या रहा, इफेक्टिव रहा। उसके बाद में इसके अंदर एक अमेंडमेंट 2016 में इसमें संशोधन किया गया। क्या कहा कि वे चयन समिति में नेता प्रतिपक्ष के बजाय सबसे बड़ी पार्टी का लीडर जोड़ा गया। मतलब कि इसके अंदर जो सिलेक्शन कमेटी थी उसके अंदर जो आपके लीडर ऑफ अपोजिशन का बात की गई थी, लेकिन 2014 में क्योंकि कोई भी पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, मतलब किसी भी पार्टी के पास में बीजेपी के अलावा जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए जो पर्याप्त मत है या फिर पर्याप्त सीटें हैं वो नहीं थी। ऐसी स्थिति में बीजे मतलब जो भी आपके सेकेंड कह सकते हैं, मतलब हाईएस्ट सीटें हैं जिनके पास है विपक्षी दल की, तो वो जो व्यक्ति क्या बन सकता था, आपके इसके अंदर कमेटी का मेंबर बन सकता था। लोक सेवकों को परिसंपत्तियों और देनदारियों का ब्यौरा तुरंत घोषित किया जाना चाहिए। पहले क्या था भाई, कार्यभार ग्रहण करने के 30 दिनों के भीतर आपको करना पड़ेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर यदि गवर्नमेंट सर्वेंट बनेगा तो उसको तुरंत ही क्या करना पड़ेगा, अपने एसेट्स का ब्यौरा देना पड़ेगा। पहले क्या था कि विद इन 30 डेज के अंदर अंदर इनको क्या देना पड़ता था, ये ब्यौरा जो है वो देना पड़ता था। ये इनके हो गई स्टेब्लिशमेंट से संबंधित बातचीत। संरचना क्या रहेंगे? एक इसका अध्यक्ष होगा और मैक्सिमम क्या रहेंगे, 8 मेंबर्स रहेंगे। कितने मेंबर्स रहेंगे? मैक्सिमम 8 मेंबर्स। अपॉइंटमेंट तो 5 मेंबर एक कमेटी रहेगी, उसकी सिफारिश पर कौन अपॉइंट करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इस कमेटी का हेड कौन रहेगा? प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मेंबर कौन रहेंगे? लोकसभा के स्पीकर, ठीक है, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा। अब क्या इसकी जगह पर कौन रहेगा? जो भी आपके सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसका नेता रहेगा। भारत का प्रमुख न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नामित न्यायाधीश और प्रख्यात न्यायविद यानी कि एमिनेंट जूरिस्ट रहेगा। स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन सीजेआई और द जज नॉमिनेटेड बाय द सीजेआई एंड द एमिनेंट जूरिस्ट क्या रहेंगे, इसके मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, अब इनके लिए क्या रहेगी? सर्च कमेटी रहेगी। अब कुछ भी एक सर्च कमेटी बनेगी, वो क्या करेगी, बहुत सारे लोगों के नामों के बारे में सर्च करेगी, भाई किस किस को लोकपाल या फिर उसके सदस्य बनाया जा सकता है। फिर जो आपके सेलेक्ट कमेटी उनको रिकमेंडेशन देगी। तो सेलेक्ट कमेटी में क्या रहेंगे? चयन समिति नामों का एक पैनल जो प्रस्तावित करेगी। इसमें सदस्य कितने होंगे? 8 सदस्य होंगे। ये एक पैनल को प्रस्तावित करेंगे, उन्हीं में से आपके लोकपाल बनेंगे और उसी में से क्या बनेंगे, लोकपाल के सदस्य बनेंगे। ठीक है, चयन समिति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग खोज समिति के इच्छुक उम्मीदवारों को उपलब्ध कराएगा। चयन समिति खोज समिति की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब कि जो आपके सेलेक्ट कमेटी है वो आपके सर्च कमेटी की रिकमेंडेशन को मानने के लिए बॉन्डेड नहीं है। खोज समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके जेपी देसाई थे, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के क्या थे, आपके एक्स जस्टिस थे। टू प्रपोज अ पैनल ऑफ नेम्स ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, मिनिमम मेंबर कितने रहेंगे? 8, अपॉइंटेड बाय द सेलेक्ट कमेटी रहेगा। डिपार्टमेंट ऑफ डीओपीटी वुड प्रोवाइड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स टू द सर्च कमेटी। सेलेक्ट कमेटी इज नॉट बाउंड ऑन द सेलेक्ट कमेटी एंड फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सर्च कमेटी थे कौन थे? जेपी देसाई थे। तो सर्च कमेटी में कितने मेंबर्स रहेंगे? आपके 8 सदस्य रहेंगे। ये एक पैनल को सजेस्ट करेगी सेलेक्ट कमेटी को, लेकिन सेलेक्ट कमेटी उस पैनल में से किसी व्यक्ति को चुने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट क्योंकि सजेशन देती है और उसका जो हेड होता है यूजुअली जो जस्टिस ही रहता है, तो उनके जो सजेशन में से किसी एक व्यक्ति के क्या कर देते हैं, वो आपके लोकपाल बना देते हैं। योग्यता क्या है? अध्यक्ष कौन बनेगा? पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अथवा 25 वर्ष के अनुभव वाला कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति क्या बन सकता है? आपके लोकपाल बन सकता है। या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, या कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, या कोई भी आपके मिनिमम 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस वाला कोई भी आपके एक्सपर्ट जो इसका लोकपाल जो बन सकता है। सदस्य क्या रहेंगे? सदस्य 50% जो क्या रहेंगे, जुडिशियल, और 50% क्या रहेंगे, आपके नॉन जुडिशियल मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, जुडिशियल मेंबर कौन कौन से रह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, या तो
सुप्रीम कोर्ट का एक्स मतलब रिटायर्ड जस्टिस रहेगा, या भारत के किसी भी हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस रहेगा। 50% नॉन जुडिशियल मेंबर में क्या रहेंगे, 25% अनुभव वाले कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति रह सकता है। मतलब कि कोई भी एमिनेंट व्यक्ति जिसके पास 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो क्या बन सकते हैं, अदर 50% मेंबर्स हो सकते हैं। इसके अलावा कौन सी एक शर्त है, जो 50% मेंबर शुड बी SC ST OBC माइनॉरिटी और महिला होंगे। तो मतलब कि क्या शर्त है कि भाई एक तो हॉरिजॉन्टल हो गया कि 50% कैसे रहेंगे, जुडिशियल मेंबर रहेंगे यानी न्यायिक मेंबर्स रहेंगे। दूसरे 50% क्या रहेंगे आपके, नॉन जुडिशियल यानी गैर न्यायिक सदस्य रहेंगे। इन दोनों को मिला करके टोटल 50% मेंबर्स क्या रहेंगे, मतलब चाहे जुडिशियल हो चाहे नॉन जुडिशियल हो, 50% मेंबर्स क्या होने चाहिए, SC के, ST के, महिलाओं के, OBC के और माइनॉरिटी में से होने चाहिए। वो क्या एक और शर्त रहेगी। इनको हटाया कैसे जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में लोकपाल या फिर उनके सदस्यों को जो वो हटाया जा सकता है। आधार कौन कौन से, वही सेम वही है, कदाचार, अक्षमता, घोषित दिवालिया या पद के अतिरिक्त रोजगार, मिस बिहेवियर, इन्फर्मिटी, इंसॉल्वेंसी एंड पेड एम्प्लॉयमेंट क्या इनके ग्राउंड है। एक्सेप्ट क्षेत्राधिकार से मुक्ति, कुछ मामलों प्रधानमंत्री को कौन कौन से मामले थे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया, परमाणु से संबंधित हो गया, स्पेस से संबंधित हो गया, ठीक है। इससे अलावा कुछ और भी पॉलिसी मैटर्स हो गए उसके बारे में जो प्रधानमंत्री से नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इससे बाहर रहेंगे, चुनाव आयोग इससे बाहर है, और प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए से कम विदेशी दान प्राप्त करने वाली सभी संस्थाएं भी क्या रहेंगी, इससे बाहर है। मतलब ऐसी वो सारी संस्थाएं जो 10 लाख से कम विदेशी डोनेशन प्राप्त करती है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। मतलब 10 लाख से ऊपर का किसी को विदेशी डोनेशन मिलता है तो वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। कौन कौन लोकपाल रह चुके हैं, तो पहले आपके कौन थे, PC घोष थे, पिनाकी चंद्र घोष 2019 से 2022 तक रहे। उसके बाद प्रदीप कुमार मोहंती ये रिटायर हुए तो मेंबर को इनका लोकपाल बनाया गया, ये 2022 से 24 तक रहे। फिर आपके न्यायपूर्ति अजय माणिकराव खावनीकर जो कि 2024 से वर्तमान तक रहे। कौन कौन वर्तमान में लोकपाल कौन है आपके, अजय माणिकराव खानविलकर जो है अभी वर्तमान में। वर्तमान सदस्य कौन कौन है, नारायण मूर्ति, नारायण स्वामी, नारायण मूर्ति संजय यादव, नारायण मूर्ति ऋतुराज अवस्थी, और अन्य सदस्य कौन कौन है, सुशील चंद्र, पंकज कुमार और अजय तिर्की जो है वो अन्य सदस्य जो वो लोकपाल के हैं। अब बात करते हैं लोकायुक्त। लोकायुक्त की संस्था कहाँ पर, राजस्थान में है, जो कि लोकपाल से पहले रह चुकी है। यह भी क्या एक स्वतंत्र है, वैधानिक और गैर संवैधानिक और सलाहकार संस्था है। कैसी है, इंडिपेंडेंट, स्टेचुटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। उड़ीसा के अंदर क्या हुआ, लोकायुक्त अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बना था जो 1917 में लाया और 1983 में इसको पारित कर दिया गया। सबसे पहले लोकायुक्त एक्ट कहाँ पर आया था, आपके उड़ीसा में आया था। लोकायुक्त संस्था को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया 1983 में बनाया, और 1993 में इसको क्या कर दिया गया, आपके समाप्त कर दिया गया। महाराष्ट्र की बात करें तो लोकायुक्त बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, आपके एक्ट तो लाने वाला पहला राज्य कौन सा है, उड़ीसा। सबसे पहले उड़ीसा की विधानसभा ने लोकायुक्त एक्ट पारित किया था, लेकिन सबसे पहले लोकायुक्त बनाया किसने था, महाराष्ट्र ने बनाया था। कब बनाया था, आपके 1972 में जो पारित हुआ, 1971 में विधेयक लाया था। वर्तमान में भारत में 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली के अंदर क्या लोकायुक्त संस्था है। 26 स्टेट्स और एक यूटी के अंदर क्या है, लोकायुक्त स्टेट आपके आपके कह सकते हैं लोकायुक्त की गठन किया गया। टोटल कितने स्टेट है, 28 में से 26 राज्यों में लोकायुक्त नाम की क्या संस्था काम कर रही। राजस्थान में लोकायुक्त की बात करें, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। राजस्थान लोकायुक्त और उपलोकायुक्त एक्ट लाया था 1973 में, ठीक है, और 3 फरवरी 1973 को ये लागू हुआ। ठीक है, कौन कब लागू हुआ, मतलब किसकी रिकमेंडेशन पर इसको लागू किया गया, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1963 में आया था। फिर उसके बाद 1973 में एक एक्ट आया था, और वो कब से लागू हुआ, वो एक्ट 3 फरवरी 1973 से वो लागू हुआ। कौन बन सकता है, आपके सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ID दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त जो है उनको कब नियुक्त किया गया, कि 28 अगस्त 1973 को आपके नियुक्त किया गया। और पहले और एकमात्र उप लोकायुक्त कौन है, KPU मेनन। इनके बाद में किसी को भी उप लोकायुक्त जो आपके नहीं बनाया गया। कौन बने, KPU मेनन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जयपुर है। और मल्टी बॉडी मेंबर जो है ये बॉडी एक लोकायुक्त होता है, और 8 इसमें क्या होता है, सदस्य रहेंगे, लोकायुक्त, उप लोकायुक्त और 8 मेंबर्स जो इसके अंदर रहते हैं। नियुक्ति की बात करें, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। इसमें क्या, चयन समिति में 2 मेंबर्स रहते हैं, कौन, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या रहेगा, इसकी सिफारिश करेगा। जो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है वो इसकी सिफारिश करते हैं। राज्यपाल लोकायुक्त के परामर्श से उप लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं। लोकायुक्त या उसके मेंबर्स की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, इसके अंदर कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, 2 मेंबर की कमेटी रहेगी, एक तो नेता प्रतिपक्ष और राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रिकमेंडेशन देते हैं राज्यपाल को, उसके आधार पर नियुक्ति होती है। और उसी लोकायुक्त की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन पर जो उप लोकायुक्त की आपकी नियुक्ति होती है। योग्यताएं क्या, न्यायिक पृष्ठभूमि से होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के मतलब उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड आपके न्यायाधीश या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड CJ ऑफ द क्या हाई कोर्ट जो है वो इसके अंदर हो सकते हैं।
लाभ का पद धारण नहीं होगा, मतलब कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो उसको होल्ड नहीं कर सकते। एमपी एमएलए नहीं हो सकता, राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हो सकता, कोई व्यवसाय पेशा नहीं हो सकता। उप लोकायुक्त सतर्कता आयुक्त का पद धारण करने के योग्य होना चाहिए। और उप लोकायुक्त लोकायुक्त प्रशासनिक नियंत्रण होगा। तो उप लोकायुक्त के लिए क्या है, शुड होल्ड द पोस्ट ऑफ विजिलेंस कमिश्नर। सतर्कता आयुक्त है उसके इक्वलेंट जो इसको पास में होना चाहिए। तो सारी की सारी वही योग्यताएं हैं जो सामान्यतः सारी आयोग के अंदर होती है। टेन्योर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके सेक्शन 5 में लिखा गया है 5 वर्ष का इनके क्या रहेगा, टेन्योर रहेगा, लेकिन इनकी री अपॉइंटमेंट जो वो नहीं की जा सकती। सैलरी एंड इक्वलेंट क्या है, लोकायुक्त की सैलरी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर रहेगी, उप लोकायुक्त की अन्य जस्टिस के बराबर। और नियुक्ति के पश्चात इनके वेतन भत्तों में किसी भी तरह का नेगेटिव परिवर्तन जो वो नहीं किया जाएगा। मतलब जो भी इनके खर्चे हैं किस पर रहेंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर जो क्या रहते हैं, चार्जेस रहते हैं। कैसे हटा सकते हैं अपने, वही कदाचार, अक्षमता, मिस बिहेवियर और इनकेपेसिटी, वही हाईकोर्ट के जज के समान कार्यवाही होगी, राज्यपाल के द्वारा रहेगा। राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष मेमो से पारित कर और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जांच की जाती है। तो वही सेम प्रोसीजर है जिसके माध्यम से अपने किसी भी आरपीएससी के मेंबर को इनको हटा, सॉरी, हाईकोर्ट के किसी भी जस्टिस को हटा सकते हैं, मतलब इंक्वायरी के द्वारा विशेष मेमो से हटाया जा सकता है। उप लोकायुक्त को जांच सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त, उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी। मतलब वही, द इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड बाय द प्रेजेंट और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और प्रेजेंट और रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट या रिटायर्ड जज के द्वारा इंक्वायरी के माध्यम से इनको हटाया जा सकता है। लोकायुक्त उप लोकायुक्त दोनों का पद रिक्त होने पर मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के अनुरोध पर किसी भी अन्य न्यायाधीश को लोकायुक्त का पदभार दे सकते हैं। अगर यदि दोनों पद खाली है तो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान जो क्या करेंगे, राज्यपाल को रिकमेंडेशन देंगे कि भाई किसी भी और जज को क्या बना दो, लोकायुक्त जो वो बना सकते हैं। लोकायुक्त या उप लोकायुक्त अपना त्याग पत्र राज्यपाल को संबोधित करके देते हैं। इनको अपना रेजिग्नेशन देना है तो किसको देंगे, ये राज्यपाल को जो अपना रेजिग्नेशन देंगे। अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। अब इनका क्षेत्राधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरएस बेंच के अंदर कम से कम 2 से 3 बार जो जुरिस्डिक्शन पर जो आपके क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो लेखा इसके अंदर क्या है कि बहुत सारी चीजें को उनके अंदर छोड़ा हुआ है। लोकपाल के अंदर तो 3-4 ही छोड़ा है कि भाई प्रधानमंत्री हो गया, विधानसभा में नेता हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, इन सबको एक्सक्लूड किया गया है। लेकिन लोकायुक्त में क्या है, बहुत सारे एक्सक्लूजन है। सबसे पहले, राज्य के सभी मंत्री जो इनके लोकायुक्त की जांच के अगेंस्ट रहेंगे, मतलब बाहर रहेंगे। लोक सेवक, सचिव या विभाग से पब्लिक सर्वेंट है, सेक्रेटरीज एंड डिपार्टमेंट हेड है, उनके खिलाफ भी जांच नहीं कर सकता। जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, ठीक है, प्रमुख या उप प्रमुख आपके हो गए, ठीक है। जिला परिषद और पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष हो गए। नगर निगम के महापौर, उप महापौर, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर विकास न्यास के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सरकारी कंपनियों, स्थायी प्राधिकरण, राज्य निगम और बोर्ड के अध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी, इनके खिलाफ भी जांच नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन सब के खिलाफ तो सर ये जांच कर सकते हैं। किस किस के खिलाफ कर सकते हैं, राज्यों के मंत्री हो गए, लोक सेवक हो गए, जिला प्रमुख हो गए, उप प्रमुख हो गए, जिला परिषद होगी, नगर निगम हो गया, नगर पालिका, गवर्नमेंट कंपनीज, इन सब के हेड या कर्मचारी को अगेंस्ट जांच की जा सकती है। एक्सक्लूडेड कौन कौन है, इनके खिलाफ जांच नहीं कर सकते, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। ये एक्सक्लूजन जो क्षेत्राधिकार से संबंधित कौन कौन आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं, वो सब पता होने चाहिए। राज्य के महालेखाकार, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य के आरपीएससी के मेंबर्स, सेवानिवृत्त लोक सेवक, पंच, सरपंच और विधायक, विधानसभा के सचिवालय स्टाफ के अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल नहीं रहेंगे, ठीक है। कौन कौन नहीं रहता, एक तो आपके सारे मंत्री होते हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं होता, गवर्नर नहीं होता, जो आपके कैग है, जो राज्य का मुख्य मुख्य लेखाकार है, वो इसके अंदर, ऑडिटर है, वो इसके अंदर शामिल नहीं होगा। राजस्थान हाईकोर्ट का जो भी जजेज है उसमें शामिल नहीं रहेंगे। राजस्थान के अंदर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, उसके मेंबर्स इसमें शामिल नहीं रहेंगे। आरपीएससी के मेंबर्स और अध्यक्ष इसमें शामिल नहीं रहेंगे। कोई भी रिटायर्ड लोक सेवक है वो भी इसके अंदर शामिल नहीं है। सरपंच वगैरह इसके अंदर शामिल नहीं है और विधायक भी इसके अंदर शामिल नहीं है, लेकिन मंत्री सारे शामिल हैं। और विधानसभा सेक्रेटेरिएट के जो भी अधिकारी वगैरह है वो भी सारे इसके जुरिस्डिक्शन में शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपके लोकायुक्त। लोकायुक्त निम्न मामलों में जांच नहीं करेगा, कौन कौन से, लोकायुक्त की पूर्व सहमति से लोक सेवक अधिनियम 1850 के तहत शुरू की गई जांच, लोकायुक्त की पूर्व सहमति से जांच आयोग 1952 के तहत शुरू की गई जांच। ऐसी शिकायत की जांच नहीं की जाएगी जिसका अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। अगर कोई मामला 5 साल से पुराना है तो उसकी जांच नहीं की जा सकती। कौन कौन से एक्ट से नहीं किया जाएगी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड अंडर द पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरीज एक्ट 1850, इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड अंडर द कमीशंस ऑफ द इंक्वायरीज एक्ट 1952। इन दोनों एक्ट के तहत जो भी इंक्वायरी आपके स्टार्ट की गई उनकी जांच नहीं की जाएगी। इसके अलावा विल नॉट इन्वेस्टिगेट अ कंप्लेंट विच इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम जुरिस्डिक्शन, जो भी इसके जुरिस्डिक्शन में नहीं है तो उनके खिलाफ नहीं ले सकता। और 5 साल से पुराने मेमोरे उनको भी नहीं उठा सकता। क्या कार्यप्रणाली रहेगी, भ्रष्टाचार के मामलों में जांच करता है, पूर्व प्रशासन की जांच नहीं करता। मतलब कि ऐसा नहीं कि भाई मिस, आपके कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसके बारे में जांच नहीं करेगा, लेकिन केवल करप्शन, मतलब कि कोई घूस ली है या फिर किसी किसी को
जानबूझकर लाभ दिया है, किसी को जानबूझकर नुकसान किया है, वो सारी जांच इसमें की जाएगी। निष्पक्ष रूप से प्राप्त शिकायतों के खिलाफ मामले को खारिज कर देता है या आगे की कार्रवाई की क्या करता है, आपके सिफारिश करता है। द्वेषपूर्ण की गई शिकायत दंड क्या 6 महीने या 3 साल तक की सजा के जुर्माना लगा सकता है। इनके पास भी क्या है, सारी की सारी सिविल कोर्ट्स की आपके सर्विस है। लोकायुक्त की सूची कौन कौन अपने राजस्थान के लोकायुक्त रह चुके हैं। सबसे पहले आईडी दुआ है, जो पूर्व न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। सेकंड आपके डीपी गुप्ता, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान हाईकोर्ट के। फिर आपके एमएल जोशी, जो पूर्व कार्यवाहक चीफ जस्टिस थे राजस्थान हाईकोर्ट। फिर के एस सिद्धू, राजस्थान हाईकोर्ट के जज थे। एमएल श्रीमल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सिक्किम हाईकोर्ट के थे। पीडी कुदाल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट। एमबी शर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट के जज। वीएस दवे, राजस्थान हाईकोर्ट के जज। एमबी शर्मा, पूर्व न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट। मिलाप चंद जैन, पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिल्ली हाईकोर्ट। जीएल गुप्ता, आपके पूर्व न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट। एससी कोठारी, पूर्व न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट। प्रताप चंद लोहड़ा, पूर्व न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट इसमें रह चुके हैं। उप लोकायुक्त अभी तक एक ही रहे, केपीपी मेनन, जो कि आपके रिटायर्ड आईएएस रहे हैं, मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। सबसे लंबा कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में एमबी शर्मा का। सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, आपके वीएस दवे का था। न्यायमूर्ति एमबी शर्मा एकमात्र व्यक्ति है जो 2 बार क्या बन चुके हैं, आपके लोकायुक्त बने, मतलब कि एमबी शर्मा एकमात्र है जो 2 बार क्या बने, लोकायुक्त। मिलाप चंद्र एकमात्र लोकायुक्त जो राजस्थान के कार्यवाहक लायक जो राज्यपाल भी रह चुके हैं। मिलाप चंद क्या, राजस्थान चीफ जस्टिस, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। उस समय राज्यपाल का पद खाली था, तो उस समय चीफ जस्टिस रहते हुए क्या थे, आपके एक्टिंग गवर्नर थे, और उसके बाद में ये आपके राजस्थान के लोकायुक्त भी बने। आईडी दुआ एक बार लोकायुक्त हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, और आपके क्या है आईडी आपके दुआ जो एक जो वो लोकायुक्त थे। अब बात करते हैं अगला, आपके सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, नेक्स्ट अपने बॉडी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1964 में। ये बेसिकली एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो भी केंद्रीय कर्मचारी है उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार से संबंधित या करप्शन से संबंधित जो मामले हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी करती है। मूल रूप से भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है। तो मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, उसके लिए भी कोई आपके मूल रूप से जो ओरिजिनली कोई एक्ट नहीं बना था, लेकिन उसके बाद 2003 में इसको क्या वैधानिक यानी स्टेचूटरी स्टेटस दे दिया गया था। मतलब कि भारत की संसद के द्वारा इनके लिए एक एक्ट जो वो पारित किया गया था। ओरिजिनली कैसी थी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टेचूटरी बॉडी। स्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1964 में। संगठन क्या है, एक आपके विजिलेंस कमिश्नर रहेंगे और 2 अदर विजिलेंस कमिश्नर रहते हैं। नियुक्ति 2 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, प्रधानमंत्री, और सदस्य गृह मंत्री, और लोकसभा में आपके लीडर ऑफ अपोजिशन क्या रहते हैं, इसके मेंबर्स। कमिटी के हेड प्राइम मिनिस्टर और मेंबर होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। टेन्योर क्या रहेगा, 4 साल का कार्यकाल है, 65 ईयर्स की एज, विच एवर इज अर्लियर। या तो आपने 4 साल का टेन्योर पूरा कर लिया है, या आपकी एज 65 ईयर्स हो चुकी है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। इनका रीअपॉइंटमेंट यानी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। जो आपकी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके समान आधार पर इनको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो सीट से वही आ रहा है, या तो कौन कौन से आधार चल रहे हैं आपके, या तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने के इक्वलेंट, या फिर आपके यूपीएससी के इक्वलेंट। तो ये सारी अपने को लिस्ट बना लेनी है, वे कौन कौन से आयोग आपके सुप्रीम कोर्ट के आयोग मतलब जजेस को हटाने के इक्वलेंट है, और कौन कौन से आपके यूपीएससी के मेंबर्स को हटाने के बराबर है। इनका क्या क्या जुरिस्डिक्शन है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। एक तो लोकायुक्त का जुरिस्डिक्शन और आपके सीवीसी के। भारत सरकार से संबंधित अखिल भारतीय सेवाओं के संबंधित जो भी आपके ऑल इंडिया सर्विसेज है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की, उनके सारे मेंबर्स। ग्रुप मतलब केंद्र सरकार के ग्रुप 1 अधिकारी, ग्रुप ए ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पीएसयूज में पे स्केल 5 और उससे ऊपर के अधिकारी, जो भी स्केल 5 है या उससे ऊपर के आपके ऑफिसर्स हैं, वो सारे पब्लिक बैंक्स के। आरबीआई, नाबार्ड और सिडबी के ग्रेड डी और उससे ऊपर के अधिकारी। जो आपके आरबीआई, नाबार्ड और सिडबी जो कि डेवलपमेंट बैंक्स हैं, उनमें ग्रुप डी और उससे ऊपर के अधिकारी। पीएसयूज में ए एंड बी के कैटेगरीज। पीएसयू में सी एंड डी कैटेगरी में सीओ ग्रेड ई 8 और उससे ऊपर के अधिकारी। और आपके सीओ डी की कैटेगरी की जो आपके पीएसयूज हैं उसमें डबल ईओ और ई 7 या उससे ऊपर के अधिकारी इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। सामान्य बीमा, जनरल इंश्योरेंस कंपनी में उसके मैनेजर्स और उसके ऊपर के, और एलआईसी के अंदर सीनियर डिविजनल मैनेजर और उसके ऊपर के जो भी अधिकारी हैं वो सारे आपके सीवीसी के। मतलब कि हायर ऑफिसर्स के लिए अगेंस्ट अगर यदि कोई बहुत बड़ा करप्शन का मामला है, वो ही केवल सीवीसी के माध्यम से सुलझाया जाता है। सीवीसी और सीबीआई में क्या बड़ा है डिफरेंस है, सीवीसी केवल और केवल जो आपके उच्च अधिकारी हैं, हायर ऑफिसर्स हैं केंद्र सरकार के, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है। सीबीआई हर एक तरीके के क्रिमिनल मैटर की जांच करने की केंद्रीय एजेंसी है। ठीक है, इन दोनों के अंदर जो ये प्रमुख अंदर क्या काम रहेंगे, जो आपके प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988 के तहत भारत सरकार के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध किए गए अपराध की जांच करना। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट 1946 के तहत
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की प्रगति का पर्यवेक्षण, निर्देशन और समीक्षा करना। समक्ष मतलब दिल्ली पुलिस के बारे में कोई रिव्यू करना। सक्षम प्राधिकारी के पास लंबित आवेदन की प्रगति की समीक्षा करना, मतलब कि कोई आपके पेंडिंग मैटर है जो कि करप्शन, किसी मैटर को लंबे समय तक पेंडिंग रखना भी एक करप्शन का मामला बनता है। जनहित प्रकटीकरण के तहत प्राप्त शिकायत की जांच करना। सतर्कता और अनुशासनात्मक मामलों की नियंत्रित करने वाले नियम बनाने में भारत सरकार के मुख्य सतर्कता आयुक्त से परामर्श करना और आवश्यक है। मुख्य सतर्क आयुक्त ईडी और सीबीआई के निदेशकों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली दो समितियों में भी क्या होते हैं, अध्यक्ष रहेंगे। मतलब कि ईडी और सीबीआई के जो आपके हेड होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट करने की जो कमेटी होते हैं उसमें भी क्या रहेंगे, आपके सीवीसी के जो चेयरमैन है वो उसके अंदर सदस्य रहेंगे। To investigate against any offence, rate any employee of the Government of India under Prevention of Corruption Act 1988, to superintend, direct, review progress of Delhi Special Police Establishment under the PCA 1988 and the Delhi Special Police Establishment Act 1946, to review the progress of the application pending with the competent authority, to inquire into the complaint received under the public interest disclosure. The Government of India is required to consult CVC in the making rules governing vigilance and disciplinary matters. मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर यदि कोई भी विजिलेंस से संबंधित, करप्शन से संबंधित कोई रूल्स बनेगी तो सीवीसी से कंसल्टेशन करेगी। और ईडी और सीबीआई के जो आपके अपॉइंटमेंट की जो कमेटी है उसमें आपके सीवीसी के चेयरमैन जो इसके अंदर रहेंगे। क्या पावर्स है, इनकी प्रक्रिया को स्वयं विनियमित कर सकता है, देखिए इट कैन रेगुलेट द इट्स ओन प्रोसीजर। इनके पास सिविल मामलों में न्यायिक कार्रवाई का अधिकार है। सरकार से सूचना रिपोर्ट मांग सकते हैं, कार्रवाई के लिए सरकार को सलाह दे सकते हैं, सरकार को सलाह से असहमत होने पर कारण बताना पड़ता है। और सीबीआई में अभियोजन निदेशक की नियुक्ति की भी सिफारिश कर सकते हैं। मतलब कि अभियोजन नियोजन का मतलब क्या, कि मतलब अपना वकील अपॉइंट करने की भी इनके पास में क्या रहती है, पावर रहती है। सीवीसी एक पुलिस होते हुए भी इनके पास में क्या स्पेशल पुलिस की सारी पावर्स हैं जो करप्शन के मैटर्स में, करप्शन को रोकने में क्या है, कामयाब रहती है, मतलब कि ये काम करती है। कौन कौन रह चुके हैं अब तक केंद्रीय सूचना आयुक्त, आपके एन.एस. राव 1964 से 68 तक रहे, एस दत्त 68 से 72 तक रहे, बी.के. आचार्य 72 से 77 तक रहे, शरद कुमार 2019 से 20 तक रहे, संजय कोठारी 2020 से 21 तक रहे, सुरेश एन पटेल 2021 से 22 और वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 21वें जो है सीवीसी रहे। पहले 2-3 और अभी 18 से लेकर के 21 तक जो अपने को याद होना चाहिए, 18-19 से संजय कोठारी, 20वें सुरेश पटेल, 21वें प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो कि 25/12/2022 से लेकर वर्तमान में सीवीसी रह चुके हैं। सतर्कता आयुक्त कौन है, एएस राजीव। इसके फैक्ट्स की बात करें, अभी तक कोई भी महिला सीवीसी नहीं रही है। एकमात्र महिला सतर्कता आयुक्त कौन रही है, रंजना कुमार। सीवी के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, बी.के. आचार्य टीवी विजयशेखरन का 5 साल का कार्यकाल था। सीवीसी के रूप में सबसे छोटा पीजे थॉमस का था। वी विज आई, क्या नाम है, विज आई, ये केंद्रीय सतर्कता आयोग की एक नागरिक केंद्रीय सर्विस शिकायत पोर्टल है जो कि विज आई वाणी नाम से एक महत्वपूर्ण जो प्रविष्टियां प्रकाशन करती थी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आरपीएस में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो इनका एक पोर्टल है उसका नाम क्या है, विज आई है। ठीक है, विजिलेंस, विज का मतलब क्या, विजिलेंस, और आई का मतलब आंख से, विज आई से नाम से हो गया। और इसके अलावा विज आई वाणी नाम से क्या करते हैं, एक पब्लिकेशन भी ये जारी करते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब बात करते हैं नीति आयोग। जैसे सीवीसी आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी थी, उसके बाद में इसको आपके स्टेट्यूटरी 2003 के अंदर वैधानिक दस्ता दिया गया। नीति आयोग भी क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। पहले इसका नाम क्या था, मतलब इसकी जगह पर कौन सी बॉडी थी, योजना आयोग, उसको चेंज करके क्या बनाया गया, नीति आयोग। नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय है, इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा किया गया। मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल इसको पारित किया गया, संसद के द्वारा पारित नहीं किया गया। संसद द्वारा पारित होता तो वो क्या रहता, आपके स्टेट्यूटरी बॉडी रहता। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक, अतिरिक्त संवैधानिक और सलाहकार और परामर्शदात्री नहीं, इट इज एन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडवाइजरी एंड कंसल्टेटिव बॉडी है। नीति आयोग एक थिंक टैंक संस्था जो भारत सरकार के निर्देशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करती है। मतलब कि एक थिंक टैंक एक बॉडी है जो क्या करती है कि भारत सरकार को किस प्रकार काम करना चाहिए, भारत सरकार के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे रहेंगे, उन गोल्स के अकॉर्डिंग भारत सरकार की पॉलिसीज क्या रह सकती है, ये सारी रिकमेंडेशन कौन देती है, नीति आयोग देता है। ये नीचे से ऊपर की ओर काम करती है और सरकार सारे संघवार को बढ़ावा देती है। मतलब कि पूरे सारे राज्यों के बीच में आपके कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव आपके फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को क्या देती है, बढ़ावा देती है। और इसके चेयरमैन कौन रहते हैं, आपके प्रधानमंत्री रहते हैं। सहकारी संघवाद का मतलब क्या होता है कि मतलब जितने भी राज्य हैं उनके बीच में भी क्या एक कंपटीशन होना चाहिए कि हर एक फैक्टर को लेकर के, एक भी राजस्थान चाहे कि वो फर्स्ट है, यूपी चाहे वो फर्स्ट है, तमिलनाडु चाहे वो फर्स्ट है, और एक दूसरे का सहयोग करे। ठीक है, मतलब कि आपको
कॉपरेशन भी करना और फेडरलिज्म रहना। जब राज्यों के बीच में कॉपरेशन रहेगा, एक दूसरे को मदद करेंगे, ठीक है, कोई राज्य किसी एक फैक्टर में अच्छा है, कोई दूसरा राज्य दूसरे फैक्टर में अच्छा है, और हर एक राज्य हर एक फैक्टर में अच्छा है, इसके लिए आवश्यक है सभी राज्य एक दूसरे की क्या करें, मदद करें। तो उसको क्या कहते हैं, आपके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। कम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, मतलब कि प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो वो क्या है, कम्पिटिटिव फेडरलिज्म। नीति आयोग के चेयरमैन कौन रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो है वो रहते हैं। अब बात करते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, और इसको किसका दर्जा प्राप्त होता है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा जो वो प्राप्त होता है। वर्तमान में सुमन बेरी क्या है, आपके नीति आयोग के आपके वाइस चेयरमैन है। मुख्य कार्यकारी सीईओ, सीईओ की नियुक्ति चेयरमैन प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। यह एक आईएएस अधिकारी होता है जो सचिव स्तर का होता है। और वर्तमान में बीवीआर सुब्रमण्यम क्या है, नीति आयोग के आपके सेक्रेटरी हैं। फिर आपके होती है गवर्निंग काउंसिल। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, और सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासक, आयुक्त इसके क्या होते हैं, सदस्य। मतलब गवर्निंग काउंसिल के मेंबर आपके हेड कौन रहेंगे, चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। इसके अलावा इसके मेंबर्स कौन रहेंगे, सभी राज्यों के सीएम, ठीक है, यूटीज के सीएम। जिन यूटीज में सीएम नहीं होते हैं वहां पर आपके उपराज्यपाल, या जहां उपराज्यपाल भी नहीं होते हैं वहां पर जो प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो क्या रहेंगे, इसके मेंबर्स रहेंगे। मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, मतलब उसके रिप्रेजेंटेटिव। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के सीएम हो गए। अंडमान निकोबार, लद्दाख के आपके उपराज्यपाल, और दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ के प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव इसके मेंबर्स रहेंगे। फिर आगे आपके रीजनल कमिश्नर यानी क्षेत्रीय काउंसिल। नीति आयोग की क्षेत्रीय परिषद का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन इनकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष करते हैं। इन परिषदों का गठन एक से अधिक राज्यों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों को हल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये तो कौन सी होगी, आपके गवर्निंग काउंसिल। इसको हेड कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं। तो रीजनल काउंसिल है, उसको हेड कौन करेंगे, आपके डिप्टी चेयरमैन करेंगे, जो भी अभी वर्तमान में सुबन मेरी है। ठीक है, अगर यदि एक से अधिक राज्य, मतलब कि दो तीन राज्यों के बीच में कोई मुद्दा चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या रहेगी, आपके रीजनल काउंसिल रहेंगे। गवर्निंग काउंसिल में क्या रहेंगे, चीफ मिनिस्टर रहेंगे। रीजनल काउंसिल में क्या रहेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। रिलेटेड ऑफिसर, कौन कौन से ऑफिसर्स आपके नीति आयोग से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अभी वर्तमान में आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय, डीएमईओ। डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिसर। नीति आयोग का एक संबंध कार्यालय है जो सितंबर 2015 में सरकारी योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए बनाया गया। तो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, उसकी क्या प्रगति हुई है, उनका कैसे आपका इवेल्युएशन कर रहे हो, उनके लिए किसका गठन किया गया, आपके डीएमईओ का किया गया। फिर आपके अटल नवाचार मिशन। नीति आयोग का एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में इनोवेशन को बढ़ाना और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करना, डेवलप करना। ये भी क्या आपके इसके संबंधित काम हो गया। फिर राष्ट्रीय श्रम अर्थव्यवस्था अनुसंधान और विकास संस्थान, NILERD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये भी एक नीति आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, इसके अलावा नीति आयोग का शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति संधान जैसे पोर्टल पहलों का भी संचालन जो वो किया जा सकता है। तो कौन कौन से रिलेटेड ऑफिसर हो गया, ऑफिसर्स हो गया, तो डीएमईओ ये पॉलिसीज के लिए हो गया। अटल इनोवेशन, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हो गया। इसके अलावा NILERD हो गया, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए हो गया। इसके अलावा कौन सा जो आपके पोर्टल है, वो पोर्टल का नाम है आपके नीति संतान। ठीक है, विजिलेंस कमीशन का क्या था, आपके विज आई था। अब इसके पदेन सदस्य यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन होते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं, कौन कौन। एक तो गृह मंत्री जो वर्तमान अमित शाह है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री राजनाथ सिंह, सॉरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और कृषि मंत्री शिवराज सिंह, जो क्या इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है। चार मिनिस्टर क्या रहते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं। इसमें ये तीन तो आपको याद ही रह जाएंगे, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और राजनाथ सिंह। इसके अलावा शिवराज सिंह जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उनका भी अपने को ध्यान रहना। ठीक है, स्थायी मेंबर कौन रहते हैं, एक तो पूर्णकालिक रहेंगे फुल टाइम, और एक आपके पार्ट टाइम रहते हैं। अधिकतम 5 प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, तथा राज्य मंत्री का इनके पास में क्या रहेगा, दर्जा रहेगा। मतलब कि आपके जो स्टेट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेटस है, स्टेट है, उसके इक्वलेंट इनका स्टेटस रहता है। जो इसके वाइस चेयरमैन के पास में कैबिनेट मिनिस्टर का इक्वलेंट स्टेटस रहता है। ठीक है, 3 प्लस अध्यक्ष प्लस क्या रहते हैं, उपाध्यक्ष। कौन कौन, VK सारस्वत DRDO के पूर्व निदेशक। वर्तमान में कौन कौन पूर्णकालिक सदस्य, प्रोफेसर रमेश चंद्र, VK पॉल, अरविंद वीरमानी और राजीव गोबा क्या है अभी पूर्णकालिक, मतलब फुल टाइम मेंबर्स है। कितने कौन कौन है, VK सारस्वत है, रमेश चंद है, VK पॉल, अरविंद वीरमानी और राजीव गोबा, इसके क्या है फुल टाइम मेंबर्स। पार्ट टाइम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 रहेंगे, सॉरी 2 रहेंगे, और ये भी प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होता है, इनके पास भी राज्य मंत्री का दर्जा रहता है। इसके अलावा स्पेशल इन्वाइटी मेंबर्स रहते हैं, जो किसी विशेषज्ञ रहते हैं। वर्तमान में कौन कौन है, नितिन गडकरी, वीरेंद्र कुमार जो क्या सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है, अश्विनी वैष्णव और राव इंद्रजीत सिंह जो क्या है स्पेशल इन्वाइटी मेंबर्स। कौन कौन है, नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, वीरेंद्र कुमार मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, अश्विनी वैष्णव जो आपके रेल मिनिस्टर हैं, और राव इंद्रजीत सिंह क्या है मिनिस्टर ऑफ स्टेटिक्स जो इसके मेंबर्स हैं। इसके अलावा नीति आयोग हब्स की बात करते हैं, कौन कौन सी हब है, तो 2 हब है।
एक तो टीम इंडिया हब और दूसरी होगी नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब में क्या हर राज्य और मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं तथा राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक स्थायी संस्था है कि इट हैज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एवरी स्टेट एंड मिनिस्ट्री एंड प्रोवाइड्स अ परमानेंट प्लेटफॉर्म फॉर द नेशनल कोलाब्रेशन। मतलब हर एक राज्य से एक व्यक्ति आएगा जो किस में रहेगा, टीम इंडिया हब में रहेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के हर मंत्रालय का भी क्या रहेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव इसके अंदर आपके शामिल होता है। फिर ज्ञान और नवाचार, अब इसमें विषय विशेषज्ञ और विद्वान रहते हैं जो थिंक टैंक के रूप में काम रहते हैं। इसके अंदर तो क्या है, सारे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब में क्या स्पेशलिस्ट रहते हैं। ठीक है, वो किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड काम करते हैं, वो नॉलेज एंड इनोवेशन हब हो गया। अब इसके मार्गदर्शक सिद्धांत या गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, समावेशिता यानी इंक्लूजन, अंत्योदय, स्थिरता और शासन। समावेशिता का क्या मतलब हो गया, सुरक्षित और हाशिए पर खड़े वर्गों को भी सशक्त बनाना। मतलब कि क्या है कि जो भी आपके कहते हैं मार्जिन पर खड़े लोग हैं, मतलब क्या है, एम्पावरिंग द इनसिक्योर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन हो गया। अंत्योदय का मतलब जनक पंडित कौन है, दीनदयाल उपाध्याय, गरीबों और वंचितों का उत्थान करना। मतलब कि जो सबसे विकास की जो आपकी सीढ़ी है उसमें सबसे अंत में जो खड़े हैं उनका भी क्या करना, विकास करना। नियोजन और विकास की प्रक्रिया में केंद्र में स्थिरता को रखना। और शासन, पारदर्शी और कुशल प्रशासन को बढ़ावा देना ताकि लागत को कम और परिणाम क्या रहे, अच्छे रहें। गवर्नेंस का मतलब क्या है, अच्छे गवर्नेंस करना जिससे क्या है, लागत कम रहे और परिणाम यानी कि रिजल्ट है वो क्या रहे, आपके इफेक्टिव रहे। फिर जन भागीदारी, विलेज एंड पॉपुलेशन, टोटल क्या है, 7 आपके इसके गाइडिंग प्रिंसिपल है। जागरूकता और जन सहयोगिता, मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन इसके अंदर होना चाहिए। गांवों का विकास प्रक्रिया से जोड़ना। और जनसंख्या, शिक्षा और कौशल विकसित करके युवा अवधि यानी कि मानव संसाधनों को समुचित उपयोग करना। टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ यंग पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्सेज बाय आपके डेवलपिंग एजुकेशन एंड स्किल। जो युवा हैं उनमें शिक्षा और स्किल्स का जो है वो बढ़ावा दे करके क्या करना, उनको एम्पावर करना है। क्या काम है, सशक्त राज्य सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना। राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी को साझा दृष्टिकोण विकसित करना। ग्राम स्तर पर नियोजन के लिए तंत्र विकसित करना। आर्थिक रणनीति में राष्ट्रीय हितों और राज्य सुरक्षा को शामिल करना। हमारे समाज के उन लोगों और वर्गों को विशेष ध्यान देना जहां अभी तक विकास का लाभ नहीं मिला है। मतलब क्या, टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग स्टेट एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, मतलब सभी राज्यों को मजबूत करना और देश को मजबूत करना। टू डेवलप अ कॉमन विजन टू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स कीपिंग इन व्यू द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स दैट प्रोवाइड द इफेक्टिव, टू प्रोवाइड द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एजेंडा टू और टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर। मतलब कि जो भी आपके पार्टिसिपेट जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको मिला करके क्या करना, उनका हर एक राज्य का क्या हो, भारत के निर्माण में, देश के निर्माण में क्या रहे, एक्टिव पार्टिसिपेशन, उसको प्रमोट करना। टू डेवलप अ मैकेनिज्म फॉर प्लानिंग एट द विलेज लेवल, ग्रामीण लेवल, विलेज लेवल पर क्या है, आपको प्लानिंग को डेवलप करना है। नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी विल बी इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। जो भी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी होगा उसमें देश का हित और देश की सिक्योरिटी को शामिल किया जाएगा। टू पे स्पेशल अटेंशन टू दोज पीपल और सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी हु हैव नॉट येट बीन बेनिफिट फ्रॉम द डेवलपमेंट। इनको अब तक डेवलपमेंट का बेनिफिट नहीं मिला है, उन सारे सेक्शंस और लोगों को क्या करना है, इसके अंदर शामिल करना है। ये सारे इसके काम है। अब तक इसके उपाध्यक्ष कौन रहे, फर्स्ट आपके अरविंद पनगड़िया जो कि वर्तमान जो फाइनेंस कमीशन है उसके हेड है। सेकंड राजीव कुमार, और थर्ड हेड आपके उपाध्यक्ष कौन बने, सुमन बेरी जो है वो बने। ये बात होगी आपके किसकी, आपके नीति आयोग के। अब आपके आपके दो आयोग और बचते हैं, बाल संरक्षण आयोग और महिला आयोग। ये जब भी रिसेंटली ऐड किए गए टॉपिक्स हैं। और राजस्व मंडल, ये 3 टॉपिक रहते हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो अपने स्टेट पॉलिटी का सारा पोर्शन कवर हो चुका है। बस ये 3 पॉइंट्स रहे, उनको हम जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।